नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और लूसेंट का सीरीज़ चल रहा है, तो लूसेंट के बारे में कुछ और चीज़ें मुझे आपको बतानी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे आगे की रणनीति जिसको आपको फॉलो करना है ताकि बेटर से बेटर तरीके से आप लूसेंट को पढ़ पाएँ। आप अंधेरे में ना रहें, कोई चीज़ छूट नहीं पाएँ, उसके लिए मैं एक अलग से टिप्स वीडियो मैं बनाऊँगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। छोटा-सा वीडियो होगा जिसमें आपके जवाब भी होंगे जो टेलीग्राम वगैरह आप लोग बोलते हैं। फ़िलहाल बिना देर किए हुए मैं इस पे आता हूँ। इसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करने वाला हूँ चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कोई भी भाषण नहीं। तो देखिए डे 1, डे 2 ऐसे करके जो है हम लोगों ने ये विषय सूची देखिए कितनी सारी विषय सूची डे वाइज़ तैयार कर ली। ये सब हमने पढ़ लिया। आज है डे 10 और डे 10 जो है 10वां दिन। 10वें दिन देखिए हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। 10वें दिन लूसेंट का जो पेज हमने कवर किया है 85 से 95। 85 से 95 पेज, 85 टू 95 पेज। नोट्स हमारा जो बना है वो बना है 75 से 83 पेज। 75 से 83 पेज कितने हो गए? 55, 8, 83, 9 पेज का नोट्स बना है। इसीलिए वीडियो लंबा होने वाला है। बड़े ही आराम से और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए एक छोटा सा रिकैप में रिकैप तो नहीं कहूँगा, मतलब एक ट्रेलर देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, वायुमंडल जो हमने पढ़ा था वो पिछले वाले में पढ़ा था, लेकिन वायुमंडल इतना बड़ा चैप्टर है कि हम लोग जो है पूरा का पूरा एक में नहीं पढ़ पाएँ, लेकिन 80% वायुमंडल जो है हमने डे 10 में कवर किया है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे प्रश्न आते हैं इससे। मैंने इसे जो लंबा लंबा नोट्स लिखा हुआ है लूसेंट में, इसे कम से कम में डायग्राम वगैरह से समझाने की कोशिश की है। आपको ध्यान से देखिएगा, उसको बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद विश्व की प्रमुख फसलें तथा उत्पादक देश, विश्व की प्रमुख खनिज तथा उत्पादक देश, विश्व के विनिर्माण उद्योग, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख वनस्पति, कबीलाई मानवों के प्रमुख आवास, ये भी विश्व के ही हैं, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, विश्व के प्रसिद्ध स्थान, विश्व की प्रसिद्ध भौगोलिक खोजें, विश्व के महासागर। उसके बाद यहाँ देखिए विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, विश्व के प्रमुख जल मरुमध्य, विश्व की प्रमुख नदियाँ, नदियों के किनारे विश्व के बसे प्रमुख शहर, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, विश्व की प्रमुख झीलें और विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। आपको विश्व से क्या लगता है? कंप्लीटली विश्व भूगोल है। इसलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही इसमें समाहित किया है। सारी चीज़ें छापने से जो है कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। कुछ एक दो आप एक्स्ट्रा चाहो तो उसमें आप लिख सकते हो, और मैंने जो देखा, जो इम्पोर्टेंट समझा, उसको यहाँ पे शामिल किया है। चलिए बिना देर किए चलते हैं 75 पेज नंबर पे, जहाँ से हमारा ये नोट शुरू होता है। और देखिए मैं आपको कैसे समझा दूंगा और आपको याद रहेगा। देखिए समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपको समझा नहीं पाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा? आप ट्यूशन तो आप भी छाप सकते हैं, लेकिन यहाँ छापना नहीं है। यह नोट्स इस तरीके से तैयार करने हैं कि हमें जो है सारी चीज़ें एटलीस्ट याद रहे। चलिए आ गए हम लोग डे 10 पे। ये हम लोग डे 10 पे चले आए। देखिए मैंने ऊपर लिखा है डे 10, मैंने डे लिख दिया है, तो डे 10 लिख दिया। अब इसमें हम लोग चलते हैं कुछ चीज़ों के वायुमंडल में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के प्रयास करते हैं वायुमंडल को और नज़दीक से समझने का। तो देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ों की परिभाषा, क्योंकि हमने उसमें आधे पे छोड़ा था, कुछ चीज़ें बच गई थी। तो चालन, चालन मतलब क्या होता है? चलना। सीधे तौर पे याद रखिए, चालन का मतलब होता है चलना, है ना। अधिक से कम की ओर ऊष्मा का प्रवाह। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो ऊष्मा है ना, गर्मी, ये गर्मी हमेशा जो है अधिक से कम की ओर बढ़ती है, यानी कम होती नहीं है। जहाँ पे वो कम गर्म रहता है ना, वहाँ पर गर्मी जाके उसकी वहाँ की गर्मी और बढ़ा देती है। जहाँ गर्म है वहाँ पे तो गर्म है ये है, लेकिन अगर उसके आसपास ठंडी जगह है तो वो क्या करेगी? गर्मी किस तरफ संचरित होगी? वो जो है ठंडी जगह की ओर संचरित होगी। तो वैसे ही अधिक से कम की ओर, यानी अधिक गर्मी ये ऊष्मा के लिए है,
अधिक से कम की ओर ऊष्मा का प्रभाव ये जनरली वस्तुओं में देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो ये होता है चालन। उसके बाद होता है संवहन। देखिए ये मैंने इसलिए इस पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि इसका उपयोग बाद में भी आएगा। अधिक से कम की ओर याद रखिएगा, ये हमेशा होता है। संवहन, संवहन में क्या होता है? बहना, है ना। यहाँ चलना था, यहाँ बहना है। क्या फ़र्क है दोनों में? तो वायुमंडल में, अब देखिए ये वस्तु में था, अब ये वायुमंडल में है। मैंने कहा ना वायुमंडल में तो वायु तो बहता ही है ना, वायु तो चलेगा नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है? वस्तुओं में ये चलता है। और यहाँ जो है इस सिरा को गर्म करना शुरू करेंगे तो यहाँ तो गर्मी होबे करेगा। ये धीरे धीरे गर्मी किधर बढ़ेगा? इधर अगर हमने आग नहीं जलाई है, केवल इधर आग जलाई है, अगर ये लोहे की रॉड है तो धीरे धीरे गर्मी का संचरण ऐसे होगा। वस्तुओं में ऐसे ही होता है। संवहन, संवहन जो है वो वायुमंडल में ताप की संचरता, यानी गर्म होकर ऊपर उठना। अब ये ऊपर की ओर उठता है, संवहन से बह के ऊपर की ओर जाता है। हमेशा जो है वायु गर्म होके ऊपर की ओर जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको पूरा वायुमंडल का विस्तार पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको ये चीज़ काम आएगी। दो लाइन हमेशा याद रखिएगा। ठोस में क्या होता है, या फिर ऊष्मा क्या होती है? अधिक से कम की ओर प्रवाह होती है। वायुमंडल में ऊष्मा जो है गर्म होकर क्या होती है? वायु ऊपर उठता है। ऊपर उठता है जनरली पृथ्वी की निचली परत पर, केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। ये केवल क्षोभ मंडल तक होता है। क्षोभ मंडल के बाद जो है वायु फिर ठंडी होने लगती है। ठोस में ये प्रक्रिया नहीं होती। वायु जो है ठोस में इस तरह से जो है प्रक्रिया नहीं होती। हवा से जो है ठोस गर्म नहीं होता। उसके बाद विकिरण, विकिरण जो है ना, विकिरण हम लोग कहते हैं ना सौर विकिरण से बचना, सौर विकिरण से बचना, है ना। तो विकिरण का मतलब होता है सीधे ऊष्मा द्वारा गर्म हो जाना, मतलब सीधे उसमें आग लगी और वो गर्म हो गई। जैसे इस सिरे पर मैंने यहाँ पे आग ऐसे सटाया और हटा लिया, ये क्या हो गया? ये सिरा जल्दी गर्म हो गया। तो वैसे ही सीधे जैसे धूप हम लोगों पे पड़ता है तो सर गर्म हो जाता है ना। आजकल गर्मी कितनी ज़्यादा है, या फिर धूप में गाड़ी लगाते हैं टू व्हीलर तो सीट पे बैठना मुश्किल हो जाता है, तो वो सब विकिरण का ही प्रभाव है। सीधे धूप लगा और वो गर्म हो गया। उसके बाद अभिवहन, अभिवहन जो है पृथ्वी के क्षैतिज ताप का संचरण। क्षैतिज मतलब पृथ्वी का जो क्षैतिज, यानी इस तरीके से ऐसे जो है पृथ्वी के तल पर जो गर्मी बढ़ती है, यानी पृथ्वी का जो सतह है वो गर्म होता है, तो किसकी वजह से होता है? क्षैतिज ताप का संचरण की वजह से। अब ये पृथ्वी का ऊष्मा बजट, जी बजट किसको कहते हैं पहले आप बता दीजिए। बजट का मतलब होता है, हमारा भी बजट है, देश का भी बजट है ना। हर चीज़ के खर्च के लिए उसका एक बजट होता है जिसमें अपना काम चलाना पड़ता है। तो धरती को कितनी ऊष्मा मिले कि धरती का काम हो जाता है, या धरती को कितनी ऊष्मा धरती लेती है, वही धरती का, पृथ्वी का जो है ऊष्मा बजट है। इसमें क्या है? 100% ऊष्मा में से क्या होता है? पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी को मिलने वाली 100%, मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य का 100% पृथ्वी को मिलता है। पृथ्वी को जो भी मिलता है उसको हम लोग 100% मान लेते हैं, है ना। 1 अरबवा 2 अरबवा हिस्सा मिलता है हम लोगों को, अब उसको जो है हम लोग 100% मान लेते हैं। उस 100% में क्या होता है? 35% जो है धरातल तक जो है किसी तरह पहुँच पाता है। तो भाई बाकी का 65% क्या हो जाता है? तो देखिए 14% जो है वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल में इतने धूल कण बादल ये सब है, पहुँचते पहुँचते जो है 14% जो है वायुमंडल क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। 51% पृथ्वी के धरातल से परावर्तित हो जाता है, वो धरती यूज नहीं करती। तो 65% उसमें भी परावर्तित हो जाता है। केवल 35% ही धरातल तक पहुँच पाती है, जिसका उपयोग पृथ्वी करती है। तो पृथ्वी की जो ऊष्मा बजट है वो क्या है? कुल ऊष्मा की प्राप्ति का 35%। तापमान के बारे में देखें तो तापमान का जो माप है हम लोग जनरली हम लोग अब जैसे करें, लेकिन जनरली जो है डिग्री में करते हैं, है ना। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री में करते हैं। कारक क्या है? देखिए कारक मतलब क्या? कारक मतलब कुछ ऐसे कारण जो तापमान को प्रभावित करते हैं, जिसके वजह से तापमान घट सकता है, तापमान बढ़ सकता है। ऐसे कौन कौन से कारक है? तो अक्षांश रेखा का मानक, अक्षांश रेखा यानी धरती में किसी स्थान की स्थिति क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का तापमान कैसा होगा। उसके बाद इसी से संबंधित है समुद्र तल से ऊंचाई, इसी से संबंधित है समुद्र तल से ऊंचाई। और उसके बाद तीसरा कारक है समुद्र से दूरी। अब यही अक्षांश से ही संबंधित है, दूरी कितनी है समुद्र से इसकी। आपने देखा होगा समुद्री किनारे जितने भी शहर है भारत में,
या कहीं भी जनरली अगर वो ठंडी समुद्र नहीं है, अगर जनरल है, नॉर्मल है, तो वहाँ से जो है गर्म ही होता है इलाका। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि ठंडी महासागरों की स्थिति, अगर वहाँ महासागर ठंडी होगी तो मामला उल्टा हो जाएगा। हमारे यहाँ गर्म महासागर है, तो हमें क्या होता है, समुद्र के आसपास जितने भी शहर हैं सब गर्म हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं, कनाडा वगैरह, जहाँ समुद्र जो है वहाँ ठंडी महासागर का स्रोत है, तो वहाँ जितने भी शहर समुद्र किनारे हैं वो सब काफ़ी ठंडे होते हैं। उसके बाद समुद्र से दूरी, वायु का परिसंचरण। अब वायु जो है वह किस प्रकार बहती है उस पर भी डिपेंड करता है। समटाइम्स समुद्र से दूरी बराबर होती है दो स्थानों की, लेकिन एक जगह गर्म होता है, एक जगह ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ठंडी हवाएं ज़्यादा चलती हैं, तो हवाएं भी बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। स्थानीय कारक, स्थानीय कारक में क्या आता है, स्थानीय कारण, स्थानीय कारण में क्या आता है, कभी कभी जो है जैसे चाइना वगैरह की आबादी अधिक है या फिर वहाँ फैक्ट्री अधिक है, तो कहीं ना कहीं तापमान पे जो है थोड़ा सा असर ये भी डालती है। तो ये सब ठंडी महासागरों की स्थिति, ये भी एक कारण है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी प्रश्न में आ जाते हैं ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा जो है तापमान का जो है कारक नहीं है, या तापमान की स्थिति में बदलाव का कारक नहीं है या है, तो आपको उत्तर देना होता है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब जानते हैं समताप रेखा। देखिए समताप, इसका नाम है समताप यानी समान ताप, समान ताप वाली रेखाएं। ये रेखाएं कहीं पृथ्वी पर बनी नहीं होती, ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ये रेखाएं कंप्लीटली जो हैं वह काल्पनिक होती हैं। अब काल्पनिक जो होती हैं मतलब हम लोग खींचते नहीं हैं, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, जहाँ जहाँ समान रेखाएं होती है, जहाँ जहाँ समान तापमान होते हैं, वहाँ वहाँ हम लोग एक पॉइंट करके ऐसे 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 करके ऐसे मिला देते हैं, वही काल्पनिक समताप रेखा है। समताप रेखा तथा तापमान विवरण के लक्षण, देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। मेरा कैमरा हिल जाता है। समताप रेखा और यहाँ देखिए तापमान विवरण के लक्षण, इसमें हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, पूर्व पश्चिम दिशा में समताप रेखाएं जो है हमेशा अक्षांश के समानांतर होती है। जैसे अक्षांश जो है ना, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। एक बात और कहना चाहूँगा, पिछला वीडियो नहीं देखा है आपने तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करते ही डायरेक्टली लूसेंट का प्लेलिस्ट खुलेगा और आप आराम से जो है उसमें पढ़ सकते हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम का मेंस के लिए अगर देखना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पूर्व पश्चिम दिशा में समताप रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, अक्षांश के समांतर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पे लगभग जो है वायु दाब समान रहता है। खैर इसके बारे में, वायु दाब के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले दिशा याद रखिए, पूर्व पश्चिम दिशा। उत्तर दक्षिण तो थोड़ा सा, उत्तर दक्षिण में तो हम लोग को सोने भी नहीं दिया जाता, तो लेकिन पूर्व पश्चिम ये सीधा दिशा है, मान के चलिए। इसमें समानांतर सब कुछ चलते हैं, उल्टा पुल्टा नहीं चलते हैं, इसलिए समानांतर रेखाएं अक्षांश के समानांतर होती हैं, समताप रेखाएं। उसके बाद जल जो है, जल स्थान पर तापमान भिन्न होता है। अब देखिए ये मामला कहाँ चेंज हो जाता है, जहाँ जल का स्थान होता है, जहाँ बड़ा बड़ा जैसे झील है, समुद्र है, तो वहाँ पे तापमान में जो है भिन्नता आती है, वही कारक पे ही निर्भर है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि जहाँ अधिक जल होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, जल अधिक होता है। देख जनरली पृथ्वी को दो भाग में बांटा गया है। अगर ये पृथ्वी है तो बीच में से हम लोग विषुवत रेखा है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये जो है ये गोलार्ध, आधा भाग गोला का ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये गोला का आधा भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। दो गोलार्ध है, ये हमेशा याद रखिएगा आप। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है यहाँ जल ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक है। तो अधिक जल से क्या होता है, तापमानी विषमताएं कम हो जाती हैं। वहाँ जहाँ जल ही जल है तो वहाँ क्या होता है, तापमानी विषमताएं कम होती है, मतलब तापमान के जो अंतर हैं वो कम पाए जाते हैं।
लगभग थोड़ा थोड़ा का अंतर पड़ता है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या है, जल की कमी है, थोड़ा कम जल है दक्षिण गोलार्ध के मामले में। तो वहाँ पे तापमानी विषमताएं अधिक होती हैं, यानी जहाँ कम जल वहाँ तापमानी विषमता अधिक। तब विषमता का मतलब ही होता है कि अंतर, है ना, हर जगह का तापमान में बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस आ रहा हो, तो वही तापमानी विषमता है। तो उत्तरी गोलार्ध में कम जल है तो वहाँ पे तापमानी विषमता अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक जल है तो वहाँ तापमानी विषमता कम है। समताप रेखाएं देखिए निकट और दूर। देखिए जहाँ समताप रेखाएं निकट होती है वहाँ ताप प्रवणता अधिक होता है। अब ये ताप प्रवणता क्या है, आपको केवल पढ़ाना मेरा लक्ष्य नहीं है, आपके साथ पढ़ना केवल लक्ष्य नहीं है, आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। प्रवणता मतलब होता है ताप बदलने की दर। जैसे एक स्थान पे अगर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है, दूसरा स्थान पे ये 19 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये कितना से बढ़ रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। फिर आगे जो है 23 हो गया, 24 हो गया, तो 19 5, अब की बार 5 बढ़ गया। तो बढ़ने की जो दर है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग, है ना, तो बढ़ने की जो दर है कि किस हिसाब से तापमान बढ़ता है, वही ताप प्रवणता होती है। तो जहाँ निकट होती है समताप रेखाएं, नज़दीक है। अब नज़दीक रहने का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हम तापमान, जैसे मान लें कि यहाँ भी 15, यहाँ 15 से 40 डिग्री वाले तापमान रेखाओं को हम लोग मिला रहे हैं, तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, मान लीजिए ऐसे करके काल्पनिक रेखा हो गया। अब इसी के वेरी क्लोज एक और रेखा जा रही है, वेरी क्लोज मतलब बहुत कहीं पे सट जा रही है, कहीं पे थोड़ा सा, कहीं पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ताप रेखाएं जब निकट से गुजर रही हैं तो यहाँ पे जो है ताप जो है वो उसकी प्रवणता अधिक होगी, ताप बदलने की दर अधिक होगी। लेकिन वही जब दूर से जा रहा होगा तो यहाँ पे ताप बदलने की दर जो है काफ़ी कम होगी, दोनों के बीच में रिलेट नहीं हो पाएंगे दोनों। तो निकट रहने पर क्या होता है, ताप प्रवणता अधिक होती है, दूर रहने पर ताप प्रवणता, यानी भाई नज़दीक रहने पर बस जान लीजिए अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। आप लोग ऐसे याद कीजिएगा, वैसे नहीं तो ऐसे याद कीजिए, निकट रहने पे अधिक, दूर रहने पे कम, बात खत्म। आगे देखिए उष्ण कटिबंधीय। उष्ण का मतलब मैंने समझाया था ना, गर्म होता है। और देखिए यहाँ पे शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब मैंने क्या समझाया था, ठंडा, है ना। उष्ण मतलब गर्म और शीतोष्ण मतलब ठंडा। उष्ण कटिबंधीय में क्या होता है, अधिक मूल्य वाली समताप रेखा होती है। अधिक मूल्य क्या, समताप रेखा को बेचा जाता है, नहीं, अधिक मूल्य मतलब वैल्यू डिग्री में ज़्यादा होता है। उष्ण तक गर्म है तो भाई ज़्यादा तो होबे ना करेगा, क्या मतलब है उच्च मूल्य वाली, इसमें सीधा लिखा उष्ण है, गर्म है। हम लोग बात कर रहे हैं ताप, तो गर्म में तो ताप अधिक होबे करेगा, तो अधिक मूल्य वाला समताप रेखा यानी ज़्यादा डिग्री में तापमान रिकॉर्ड होगा। शीतोष्ण में कम मूल्य वाली समताप रेखा होगा, यानी कम में रिकॉर्ड होगा। ये तो जनरल चीज़ है, लोग कहेगा तवा गर्म है और बर्फ़ ठंडा है, अब बताइए किसका तापमान अधिक होगा कम होगा, ये वही वाली बात हो गई। तापमान विश्लेषण हेतु सही समय जनवरी तथा जुलाई। क्यों जनवरी तथा जुलाई, दूसरा फरवरी क्यों नहीं, अगस्त क्यों नहीं, सितंबर क्यों नहीं? देखिए जनवरी तथा जुलाई में तापांतर जो होता है वो सबसे कम होता है, तापांतर जो है सबसे कम होता है, मतलब कि वेरिएशन ज़्यादा आता नहीं है इन दोनों महीने में। डेली का तापमान जैसे जनवरी में आज का कल का लगभग तापमान थोड़ा कहीं बहुत, दैनिक तापांतर भी बहुत कम होता है। जुलाई में भी वही होता है ना। लेकिन अगर जाएंगे मई में, तो मई में क्या होगा कि मई जून में धूप ज़्यादा होती है, बहुत तेज़, वहाँ कभी कभी तापमान जो है, और रात को अगर बारिश हो गई, रात को जो है ठंडा मौसम हो गया तो रात को तापमान क्या होता है, गिर जाता है, तो अधिक अंतर आ जाता है। लेकिन जुलाई जनवरी में ताप का अंतर जो है, दो समय का ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ता है। तापांतर क्या होता है, तो अधिक तापमान और न्यूनतम तापमान, ये दैनिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है। दैनिक मतलब पूरे दिन का सबसे अधिक तापमान और पूरे उसी दिन का सबसे कम तापमान का जो अंतर है वही दैनिक तापांतर हो गया। वार्षिक तापमान, तो वार्षिक तापांतर मतलब 12 महीने का होता है महीना, माफ़ कीजिएगा 12 महीने का होता है साल। अब उस 12 महीने में किस महीने में सबसे कम और किस महीने में सबसे अधिक, दोनों का अंतर वार्षिक तापांतर हो गया। मतलब ताप का अंतर, सबसे अधिक और सबसे कम का अंतर कितना है, घटाएंगे तो कितना आएगा। वर्ष भर में तो 12 महीना को लेकर चलेंगे, दैनिक तो 24 घंटों को लेकर चलेंगे, आप लोग साप्ताहिक भी निकाल सकते हैं। तो यही तापांतर है। इतना तो समझ में आया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। खैर सबसे देखिए, कभी कभी हो सकता है, मैंने एक दो गलतियाँ लूसेंट में, नए लूसेंट में भी
पकड़ी। हो सकता है कि कोई गलती पास हो जाए, मैं उसे पकड़ नहीं पाऊँ। अगर आप पकड़ पाइए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सकता है मुझसे भी छूट सकता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ना छूटे। सबसे अधिक वार्षिक तापांतर जो है साइबेरिया में पाया जाता है। साइबेरिया से पक्षी आते हैं ना हमारे यहाँ। ये जगह का नाम है बाइरखोयास्क। इस जगह का नाम है बाइरखोयास्क। ये साइबेरिया में है। 65 डिग्री सेल्सियस, कहीं का तापमान 65 डिग्री नहीं होता है, यहाँ अंतरे 65 डिग्री होता है। सोचिए, रात में माइनस में और दिन में गर्मी। तो ये सबसे अधिक वार्षिक तापांतर कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? साइबेरिया में। तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा? समताप रेखा पढ़ा, तापांतर पढ़ा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी, ऊष्मा का बजट पढ़ा, तापमान पढ़ा और कुछ डिफिनीशन परिभाषाएं पढ़ी। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पेज में। अगला पेज में बहुत कुछ समझने लायक है। देखिए डायग्राम बनाया है। आप मुझे कहते हैं पीडीएफ में दे दीजिए सर, सीधे अपलोड कर दीजिए। मैं पीडीएफ पे अपलोड करूंगा, मेरा समय बहुत लगेगा, मुझे बहुत भारी कमी है, टेलीग्राम वगैरह मेंटेन मैं कर नहीं सकता। मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और अगर मैं टेलीग्राम में पीडीएफ में आपको ये डाल दूं तो बताइए इसमें आप क्या समझेंगे बिना एक्सप्लेन किए हुए। बिना एक्सप्लेन पे इस पे जो है 1 पेज 1.5 पेज जो है लूसेंट में नोट्स लिखा हुआ है। मैंने उसको लिखा नहीं, मैंने डायग्राम पे आपको समझाने का कोशिश की और आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन इसको मैं पीडीएफ में डाल दूंगा सीधे तौर पे, आप देख लेंगे, छाप लेंगे, इससे आपको क्या समझ में आएगा। समझिए, हमें जो अगला पढ़ना है वह है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। वायुदाब, पवन एवं वायु राशियाँ। वायुदाब, पवन एवं वायुमंडलीय दाब है ये, पवन एवं वायु राशियाँ। ध्यान से इसको समझिएगा। वायुदाब क्या होता है? आप लोग हमेशा सुने होंगे 76 सेंटीमीटर पारे पर जो दबाव पड़ता है, या 76 सेंटीमीटर पारा जो है वही सामान्य वायुदाब होता है। ये क्या है 76 सेंटीमीटर या 760 mm? अभी आपको बताते हैं। देखिए वायुदाब, ये जो है मैंने यहाँ पे बनाया है समुद्र तल। ये समुद्र तल है ना, समुद्र तल है और ऊपर में वायुमंडल है। वायुमंडल की अंतिम सीमा है। वायुमंडल तो सब जगह है लेकिन ये अंतिम सीमा है, इसके ऊपर वायुमंडल कम होता है। यहाँ से क्या होता है, वायुमंडल में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बोरा, अगर बोरा लेंगे मान लीजिए, इसमें यहाँ पे कोई चीज़, टमाटर रख दीजिए, टमाटर, और ऊपर से कुछ मत रखिए तो टमाटर पर दबाव नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा बालू रख दीजिए तो थोड़ा दबाव पड़ेगा। पूरा बालू से भर देंगे तो टमाटर जो है गल के पिचक जाएगा। ये दबाव, यानी इस एरिया में, खाली एरिया में जितना चीज़ भरा रहेगा सबका दबाव किस पे पड़ेगा? टमाटर पे। वही है कि जितना वायु भरा हुआ है सब वायु में वजन होता है। आप लोग समझते हैं ना, वायु में वजन होता है। गैस देखते हैं, गैस एलपीजी में वजन होता है। तो पूरा दाब जो है पड़ता है। अब ये दाब कितना पे पड़ता है? 1 इकाई क्षेत्रफल पर 1 मीटर स्क्वायर। इकाई क्षेत्रफल तो यही हुआ, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, तो लगभग 1 मीटर स्क्वायर, 1 इकाई क्षेत्रफल पर। देखिए इकाई क्षेत्रफल पर ये जो दाब पड़ता है वायु का, इसी को वायु दाब बोलते हैं। वायु दाब को मापा जाता है इसी हिसाब से कि 1 इकाई क्षेत्रफल पे, समुद्र तल के इकाई क्षेत्रफल पर, देखिए ऐसी परिभाषा लिखा हुआ है लेकिन आपको समझ लेना है ये डायग्राम। समुद्र तल के इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की अंतिम सीमा से जो दबाव पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? वायुदाब। सामान्य वायुदाब 76 सेंटीमीटर या 760 mm होता है। 76 सेंटीमीटर या 760 mm होता है। यानी कि 76 सेंटीमीटर जो है या 760 mm, ये क्या है? एक जगह है 76 सेंटीमीटर। इस पर जो दबाव पड़ता है उसी को हम लोग जो है सामान्य वायुदाब कहते हैं। अब इसमें जो है इसको मापक जो है बैरोमीटर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? बैरोमीटर द्वारा। मौसम का पूर्वानुमान, जब बैरोमीटर में दाब जो है, जो ये पारा जो है तेज़ी से गिरता है तो माना जाता है कि आंधी और तूफान आएगा। तभी हम लोग नहीं कहते हैं कि बारिश आने वाली है, इतने बजे बारिश होगी। देखते होंगे आप लोग, हमारे मोबाइल में दिखाता है ना, मौसम का पूर्वानुमान देखिएगा, बताएगा वेदर फॉरकास्ट। तो वेदर फॉरकास्ट क्यों, किस लिए होता है, किसकी वजह से? ये वायु दाब के से हम लोग पता लगाते हैं। ऊपर है अगर वायु दाब या निश्चित है तो फिर मौसम साफ रहेगा। अब चलिए इसको समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा। ये वायु दाब की मैंने दशा बताई है। देखिए ये है हमारी पृथ्वी।
पृथ्वी में अलग अलग लेयर में वायु दाब हैं। सबसे पहले बीच में जो है ये जो मिडिल है ये 0 डिग्री, ये क्या है, विषुवत रेखा है। विषुवत या भूमध्य रेखा जो भी बोलिए एकदम बराबर है। ये बांट देता है पृथ्वी को 2 भाग में। ये है नॉर्थ, यहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध, और ये है साउथ दक्षिणी गोलार्ध। 2 गोलार्ध 2 भाग में हो गया। अब 0 डिग्री यहाँ ये जो पॉइंट है ये 0 डिग्री है। ध्यान से समझिएगा इसको, आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपको मैं ये याद कराने वाला हूँ, ये 1.5 पेज लिखा हुआ है लूसेंट में इसके बारे में। 0 डिग्री से जरा ध्यान दीजिए, ये यहाँ से 10 डिग्री और 10 डिग्री, 10 डिग्री नीचे और 10 डिग्री ऊपर, मतलब 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। भूमध्य रेखा से ये दूरी जो है, ये दोनों एरिया में क्या होता है, हवाएं काफ़ी गर्म होती है। विषुवत रेखा काफ़ी गर्म है, यहाँ पे गर्म वायु पाई जाती है। विषुवत रेखा में गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मी ज़्यादा होती है, गर्म वायु पाई जाती है। एक रीज़न ये है कि यहाँ का वायु जो है टिकता नहीं है, ऊपर की ओर बहता है। तो ऊपर की ओर बहेगा तो क्या होगा, जब नीचे की ओर बहेगा या पड़ा हुआ रहेगा तब ना दबाव होगा। वायु ऑलरेडी ऊपर की ओर उठ रहा है, तो नीचे का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एक कारण। दूसरा कारण ये है कि पृथ्वी के व्यास के काफ़ी नज़दीक है, केंद्र के नज़दीक है, तो यहाँ पे जो घूर्णन होता है पृथ्वी का, ये बहुत गति यहाँ ज़्यादा होती है। यहाँ की गति जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो गति अगर किसी डब्बे में, किसी बाल्टी में आप कोई वस्तु रख के और उसको गोल गोल तेज घुमाएंगे तो वस्तु ऊपर की ओर भागता है। तो एक कारण ये भी है कि उत्प्लावक बल, या फिर क्या उसको बोलते हैं, उत्प्लावक नहीं बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल की वजह से जो है, ये देखिए मैंने तीर ऊपर की ओर बनाया है। हवा हमेशा कहाँ उठती है, ऊपर की ओर उठती है। तो यहाँ पे वायु दाब क्या होता है, कम होता है। कहाँ पे, विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। इसको निम्न दाब पेटी भी बोलते हैं। निम्न दाब पेटी क्यों बोलते हैं, ये आपको पता चल गया होगा क्यों यहाँ वायु दाब कम होता है। हवा गर्म होती है, ऊपर की ओर उठती है। मैंने हमेशा बताया हवा गर्म से ठंडे की ओर जाती है, ठीक है। तो ये अधिक होता है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला परत देखते हैं। अगला परत जो है 23.5 से 35 डिग्री। अब ये निम्न दाब होता है। ये निम्न दाब क्यों होता है भाई, ये आखिर में यहाँ पे दाब कम क्यों होता है। ये तीर जो है ऊपर की ओर रखिएगा, इसको, ये ऊपर है। यहाँ दाब कम होने का एकमात्र कारण ये है कि यहाँ पे जब वायु पहुँचती है, यही वायु, ये गर्म वायु उठती है, यहाँ ज़्यादा हो गया, घनत्व तो बढ़ गया। ये उपोष्ण क्षेत्र है। ये विषुवत रेखा गर्म थी, इससे थोड़ा ठंडा क्षेत्र है ये उपोष्ण क्षेत्र। अब इस उपोष्ण क्षेत्र में क्या होता है कि वायु अधिक जमा हो जाती है और ऊंचाई बढ़ने से वायु का तापमान गिर जाता है। अब जैसे ही तापमान गिरता है तो यहाँ पे क्या होता है, वायु दाब निम्न हो जाता है। ये माफ़ कीजिएगा, वायु दाब जो है अधिक हो जाता है। तो ये अधिक वायु दाब है। उपोष्ण जो है ये क्या है, अधिक वायु दाब यहाँ होता है। यहाँ वायु जो है ठंडी होकर फिर से नीचे आने लगती है। यहाँ वायु ठंडी होकर क्या होती है, फिर से नीचे आने लगती है और एक ऊपर से भी जाती है। तो यहाँ वायु का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, ऊपर से वायु नीचे की ओर कंप्रेस होती है। तो ये जो एरिया है ये उपोष्ण बोला जाता है। उपोष्ण 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होता है। इसमें क्या होता है, काफ़ी जो है वायुदाब अधिक बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक घटना होती है, अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 35 डिग्री। अश्व अक्षांश क्यों इसको कहा जाता है, यहाँ पे क्या होता था, व्यापार के लिए जो व्यापारी लोग थे वो घोड़े ले जाते थे, घोड़ा जहाज में लाद के। अब वो लोग क्या करते थे, नाव जो चलाते थे वो नाव पाल के मदद से चलाते थे। थोड़ा धुंधला हो रहा वीडियो, नाव जो है वह पाल के मदद से चलाते थे। वीडियो थोड़ा धुंधला हुआ होगा क्योंकि मेरा हाथ जब आगे आता है थोड़ा सा जो है इसको रीड करना शुरू कर देता है। खैर, तो ये अश्व अक्षांश में जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होता है, पहले जान लीजिए। यहाँ पे क्या होता, वायु इतनी धीमी होती थी, इतनी शांत होता था समुंदर कि नाव का बढ़ना मुश्किल हो जाता था। इनको लगता था कि घोड़वा जो लादे हुए हैं इसके वजह से जो है नाव बढ़ नहीं रहा है। तो ये क्या करते थे, घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, उन घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। यही जो है अश्व अक्षांश, इसलिए इसको कहा जाता है। तो अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री। क्यों यहाँ हवा की स्पीड कम होती है, ना के बराबर होती है, ये आप लोग समझ गए होंगे। और क्यों यहाँ दाब अधिक होता है, समझ गए।
उसके बाद फिर आगे चलते हैं उपध्रुवीय निम्न। अब ये ध्रुवीय स्थान पे क्या होता है, यहाँ पे जो है आप ध्यान देंगे, यहाँ पे वायु जो है ये फिर से ऊपर की ओर गमन करती है। उपध्रुवीय निम्न। ध्रुवीय स्थान में एक चीज़ होती है, ध्रुवीय स्थान जो है ये ध्रुवीय, यहाँ ऑलरेडी पृथ्वी का जो है ठंडी जगह है, ऑलरेडी ये पृथ्वी की ठंडी जगह है, और ठंडी जगह जो है खुद से ठंडी की ऊपर बढ़ती है, इससे भी ठंडा ऊपर है, तो ये ऊपर की ओर बहती है। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से जो है वायुदाब निम्न हो जाता है। तो 45 से 66.5 में क्या होता है, वायुदाब निम्न हो जाता है। 66.5 से ऊपर ध्रुवीय उच्च। अब यहाँ से विकल्प नहीं होता है, यहाँ सारी वायु इकट्ठी होती है, तो यहाँ पे उच्च वायुदाब होता है। तो देखिए ध्रुवीय उच्च इसका नाम रखा गया है। तो ये जो है इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। इसको विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा में जो ये जो शांत क्षेत्र है, यहाँ पे दाब काफ़ी जो है कम होता है, इसके डोल्ड्रम बोलते हैं। इसको डोल्ड्रम बोलते हैं क्योंकि यहाँ वायु काफ़ी हल्की होती है, जिसके कारण ये डोल्ड्रम क्षेत्र बोला जाता है। तो आप लोग इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आराम से इसका उत्तर ध्यान में इसको रखिएगा। अब देखिए पवन। पवन किसको बोलते हैं? हवा हमेशा बहती है ना। हवा क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। देखिए मैंने बताया ना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। हवा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो यही बहने जो क्षैतिज रूप में सीधा सीधा बहती है, इसको बोलते हैं पवन, है ना। और ऊर्ध्वाधर दिशा में यही जब ऊपर की ओर बहेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, इसको बोलते हैं वायुधारा। तो वायुधारा और पवन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं इसकी दिशा में लगातार परिवर्तन के। एक होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे झुक के घूमती रहती है, और दूसरा पृथ्वी के जो भाग है वो समतल नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, कहीं गहराई है, कहीं ऊंचाई है, हर जगह अलग अलग। तो पृथ्वी का जो सतह है वो समतल नहीं है। तो कैसे पवन की दिशा जो है लगातार एक ही दिशा में बह पाएगी? जहाँ हिमालय जैसा पहाड़ मिल जाता है वहाँ से मुड़ जाती है। वायु दाब में परिवर्तन या अंतर के कारण एक बल उत्पन्न होता है, जिसको दाब प्रवणता बल बोलते हैं। हम लोग दाब प्रवणता पढ़े थे ना। दाब प्रवणता का मतलब दाब में अंतर, है ना। सॉरी, ताप प्रवणता पढ़े थे। ताप प्रवणता मतलब ताप के में वृद्धि का दर, लेकिन यहाँ पे प्रवणता, दाब प्रवणता मतलब है दाब में परिवर्तन। अब दाब में परिवर्तन जो होता है उससे जो बल उत्पन्न होता है उसको दाब प्रवणता। देखिए लूसेंट में ये नहीं दिया हुआ है, लूसेंट में खाली सबका नाम लिख दिया गया। लूसेंट को समझ में नहीं आया कि हम नाम लिख रहे हैं, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कैसे किसी को समझ में आएगा? ये जीवन में कभी याद नहीं होगा। अगर नहीं समझ पाएँ तो जीवन में कभी याद नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। दाब प्रवणता बल यानी वायु दाब में परिवर्तन के या अंतर जो आता है उसके कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको दाब प्रवणता बल बोलते हैं। अच्छा, कॉरियोलिस बल क्या है? कॉरियोलिस बल, अब पृथ्वी देखिए घूमती है ना, घूर्णन करती है ना। घूमने के कारण जो है जो बल लगता है उसको कॉरियोलिस बल बोला जाता है। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है ये अक्षांश और देशांतर में, अक्षांश में दाईं ओर, उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी में बाईं ओर। तो देखिए क्या होता है कि बल लगता है अगल बगल से, दाएं बाएं से, उसी को कॉरियोलिस बल बोलते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, है ना। उसके बाद अभिकेंद्रीय त्वरण। त्वरण का मतलब जानते हैं आप लोग? जानते हैं, एक फैक्ट बताता हूँ। जब मैं फिजिक्स पढ़ता था तो त्वरण मुझे जीवन भर समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया सीबीएसई के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में, तो मुझे इंग्लिश में समझ में आ गया। हिंदी टफ है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। बाइक जो लोग चलाती होंगे या लड़कियां जो स्कूटी चलाती होंगी या बाइक चलाती होंगी, उनको ये एक्सेलरेटर का मतलब पता होगा। एक्सेलरेटर जैसे ही चढ़ाते हैं गाड़ी का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो त्वरण का मतलब होता है गति बढ़ने की दर, है ना, एक्सेलरेशन। तो अभिकेंद्रीय मतलब एक समान वृत्तीय गति में, जब पृथ्वी एक समान वृत्तीय गति कर रही होती है तो लगातार जो है गति की दिशा में बदलाव होता है, और इस स्थिति में लंबवत जो है केंद्र की ओर जो है लगा त्वरण ही क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। अब ये केंद्र की ओर जो है लंबवत जो दाब होता है वो दाब में हमेशा जो है वेरिएशन आते रहता है, बदलाव आते रहता है। क्यों? क्योंकि घूम रही है पृथ्वी, है ना, पृथ्वी घूम रही है, तो इसे ही बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। अब भूघर्षण क्या है?
तो भूतल पर पवनों की दिशा जो है विषमताओं के कारण घर्षित होती है। जैसे हवा तो चल ही रही है, अब देखिए मैंने बताया ना, कहीं पहाड़ है, कहीं ये खाई है, फिर कहीं पठार है। तो पहाड़ पठार पर्वत की वजह से जो है वायु जब चलती है तो यहाँ जब इसको ऊंचाई मिल जाता है, अवरोध मिलता है, यहाँ घर्षण होता है दोनों में, जी 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 की आवाज़ें आएंगी। फिर यहाँ पे एकदम वायु स्लो चलेगी, खाई है, फिर यहाँ वायु टकराएगी। तो ये जो घर्षण होता है, ये जो है दिशा में विषमता होता है, कभी ऐसे बह रही है, कभी ऐसे बह रही है। क्यों? भूतल पर पवनों की दिशा विषमताओं के कारण घर्षित होती है, इसी को भूघर्षण बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? समझना बहुत ज़रूरी है, समझ में रखिएगा तभी आपको याद भी रहेगा, नहीं तो आप 15 बार क्या 1500 बार लूसेंट खाली पढ़ लीजिए, आपको याद नहीं होगा। चलिए अब कुछ पवन के प्रकार देखते हैं। प्रचलित पवन। अब प्रचलित पवन का मतलब ये नहीं है कि फेमस पवन है, लेकिन प्रचलित यानी प्रचलन में लगभग ज़्यादातर रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही दिशा में वर्ष भर जो पवन चलता है उसको प्रचलित पवन बनते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रचलित पवन है, ये एक ही दिशा में हमेशा बहती रहती है। पछुआ पवन। अब हम लोग कहते हैं ना पछिया, पछिया बह रहा है, देह हाथ सूखने लगता है। मार्च जब आता है तो गेहूं की फसल जलने लगती है पछिया हवा से। क्यों? पछिया हवा में इतनी गर्मी होती है। तो देखिए दोनों गोलार्ध में क्या होता है, उपोष्ण उच्च, उपोष्ण उच्च। देखिए ये उपोष्ण है ना, यहाँ पे उच्च दाब होता है, ये उपोष्ण उच्च से उपध्रुवीय निम्न, उपध्रुवीय निम्न की ओर जब वायु चलती है तो इसी को पछिया हवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पछिया हवा। ये उपोष्ण से शुरू होती है, ज़्यादा दाब वाले क्षेत्र से शुरू होती है, गर्मी यहाँ ज़्यादा होता है। तो पछुआ पवन जो है वो हम लोग ठंडे में हैं, हम लोग ऑलरेडी जनवरी फरवरी का ठंडा सेक रहे हैं, और एकदम से जो पछिया हवा चलना शुरू होगा तो गर्मी लगने लगेगी, चीज़ें सूखने लगेगी, देह हाथ जो है रूखापन आ जाएगा, है ना। स्किन जो क्रीम आता है, स्किन लोशन, वो लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है मार्च में। तो क्यों ऐसा होता है? तो ये पछुआ पवन उपोष्ण उच्च दाब से चल के आती है, और हम लोग ऑलरेडी ठंडे में रहते हैं। मान लीजिए उस समय फरवरी का महीना ठंड रहता है, तो क्या होता है कि ये उपध्रुवीय निम्न यानी जहाँ पे कम दाब रहता है, ठंडी जगह रहती है, वहाँ की ओर जाती है। तो क्या होता है कि गर्मी बढ़ जाती है, तो पछुआ पवन इसी को बोलते हैं। पछुआ पवन को परिभाषित कैसे करेंगे? तो दोनों गोलार्ध में उत्तरी दक्षिण दोनों में होता है उपोष्ण उच्च क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न। यहाँ उपोष्ण क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न की ओर जो हवा बहती है उसको क्या बोलते हैं? पछुआ हवा बोलते हैं। देखिए बार बार प्रश्न आता है, इसके कुछ नाम है। गरजता चलीसा, आवाज़ काफ़ी स्पीड में बहती है, आवाज़ करती है, कान में एकदम सरसराने की आवाज़ करेगी, इसलिए इसको बोलते हैं गरजता चलीसा। प्रचंड पचासा, चीखता साठा, एकदम जो कहते हैं लू बहना, वही होता है पछुआ पवन। इसलिए ये सब इसका नाम है, तो ये नाम आते हैं परीक्षा में। उसके बाद व्यापारिक पवन, ये व्यापार की दृष्टि से अति उत्तम है। 30 डिग्री उत्तर दक्षिण उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य निम्न दाब की ओर। अब देखिए ये जो है पछुआ हवा ऊपर की ओर जाती थी, उपध्रुवीय निम्न की ओर। ये जो व्यापारिक पवन है ये नीचे आती है। तो ये क्या होता है कि इधर से विषुवत रेखा से पवन ऊपर जाती है, यहाँ से नीचे जाती है, यहाँ लगभग संतुलन हो जाता है। संतुलन से क्या होता है, व्यापारिक पवन इसको बोलते हैं। काफ़ी जो है मदद मिलती है लोगों को, जो है यहाँ पे 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण दोनों जगह गोलार्ध में क्या होता है, उत्तर या दक्षिण दिशा नहीं है, गोलार्ध है, गोलार्ध मैंने लिखा नहीं है। उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य जो है निम्न दाब की ओर वर्ष भर जो हवा चलती है उसको हम लोग व्यापारिक पवन बोलते हैं। कॉरियोलिस बल लगता है इसमें। उसके बाद ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय मतलब समझ गए होंगे, ठंडा वाला जगह पर ध्रुवीय ऊपर है। ध्रुवीय उच्च दाब पेटियों से ध्रुवीय निम्न दाब, उपध्रुवीय निम्न। ये देखिए सबसे ऊपर से सबसे नीचे दोनों गोलार्धों में, सबसे ऊपर से सबसे नीचे जो वायु चलती है इसको ध्रुवीय पवन बोलते हैं। ध्रुव से जो शुरू होती है। और मौसमी पवन जैसे मौसम के साथ दिशा बदलती है, गाना है ना, मौसम की, मुझे याद नहीं है, मौसम की तरह बदलना जाना, ऐसे कुछ गाना है। तो मौसमी पवन जो मौसम के साथ दिशा बदल देती है, जैसे होता है ना मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्री समीर, इसके बारे में पढ़ेंगे। समुद्र में कैसे रात को टेम्परेचर घटता है तो वायु की दिशा बदलती है, फिर दिन में बढ़ जाता है तो फिर से वायु की दिशा बदलती है। क्यों समुद्र किनारे शहर गर्म हो जाते हैं, अभी का जो हमारा लेखा जोखा है सब पढ़ेंगे। मौसमी पवन मौसम के साथ दिशा बदलती है। तो इसमें हमने जाना वायुदाब पेटियों के बारे में, ये वायुदाब की पवन थी, वायुदाब के बारे में पढ़ा किस प्रकार, इसके बारे में हम लोग ने पूरा डिटेल में पढ़ा, पवन के प्रकार के बारे में पढ़ा। आगे चलते हैं। आशा करता हूँ ये पेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एकदम सामने रखा है मैंने, और आई होप कि एकदम क्लियर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेके इसको रख सकते हैं पढ़ने के लिए। आगे चलते हैं। अब देखिए
पवन के कुछ प्रकार, लेकिन उसमें जो है स्थल एवं समुद्र समीर, मैंने कहा था ना दिन में देखिए क्या होता है, दिन में स्थल गर्म होता है, समुद्र थोड़ा उसके हिसाब कंपेयर में ठंडा होता है। तो दिन में जो है स्थल अधिक गर्म हो जाता है, ये एक अलग स्थिति है, ये एक जो है अलग स्थिति है, दिन में स्थल का गर्म हो जाना, समुद्र का ठंडा होना। तो मैंने क्या कहा कि जब गर्मी जहाँ लगती है तो हवा वहाँ से भागता है, तो स्थल में हवा ऊपर की ओर उठने लगता है और एक निम्न क्षेत्र का निर्माण करता है, ऊपर की ओर बढ़ के निम्न क्षेत्र का निर्माण करता है, जबकि समुद्र में जो है दाब उस समय उच्च होता है। समुद्र में जो है ये क्या होता है, दाब उच्च हो जाता है। तो दिन में क्या होता है, जहाँ गर्मी अधिक होगी वहाँ क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम जाएगा, यानी स्थल पर निम्न क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि हवा ऊपर की ओर उठेगी। हमने पढ़ा था ना भूमध्य वाला में, जो गोल हमने अभी वही बनाया था, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि जहाँ गर्मी लगती है वहाँ हवा ऊपर उठने लगता है, तो वायु दाब कम जाएगा। जहाँ हवा की वजह से भाई दबाव पड़ रहा है और वही हवा ऊपर जा रही है, तो नीचे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो स्थल की हवा जो है ऊपर की ओर उठती है, क्यों? क्योंकि स्थल गर्म हो जाती है, तो वहाँ निम्न क्षेत्र का निर्माण होता है। लेकिन समुद्र में कम होता है, थोड़ा सा ठंडक होती है, तो यहाँ उच्च दाब होता है। इसी के उल्टा रात में होता है, रात में इसके ठीक विपरीत होता है। रात में क्या होता है कि स्थल ठंडा हो जाता है, समुद्र गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रात में इसके उल्टा होता है। रात में क्या होता है, स्थल की हवा नीचे आती है, समुद्र की हवा ऊपर जाती है। निम्न क्षेत्र यानी स्थल पर जो है क्या होता है, उच्च क्षेत्र का निर्माण होता है, समुद्र में निम्न दाब हो जाता है। इस सब का उल्टा यहाँ लिख देंगे, मैंने इसलिए नहीं लिखा है इसको। चलिए स्थानीय पवन के बारे में जानते हैं। स्थानीय पवन मतलब प्रमुखतः गर्म होती है, यह स्थानीय पवन कही जाती है। जैसे देखिए कुछ स्थानीय पवन को जानिए आप लोग। चिनूक, चिनूक एक हेलीकॉप्टर का नाम भी है, भारतीय सेना में है, ये अमेरिका से आया है। तो चिनूक जो है यूएसए और कनाडा में बहती है, गर्म तथा शुष्क वायु होती है। आप लोग जानते होंगे कि यूएसए और कनाडा में क्या होता है, यूएसए और कनाडा में क्या होता है, ठंडी बड़ी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है, इतना बर्फ़ पड़ता है कि घास पर भी बर्फ़ जम जाता है। अब भाई बर्फ़ पिघलेगा तभी तो चारा मिलेगा, तभी तो घास मिलेगी। तो क्या होता है, ये गर्म तथा शुष्क हवाएं जो हैं पशुपालकों के लिए बड़ी लाभदायक होती हैं, क्योंकि जाती हैं तो बर्फ़ को पिघला देती हैं और घास ऊपर दिखाई देने लगता है, इसलिए चिनूक। फॉन देखिए, फॉन जो है स्विट्ज़रलैंड भी काफ़ी जो है वह ठंडी जगह है। वहाँ पे क्या होता है कि गर्म और शुष्क हवाएं भी चलती है स्विट्ज़रलैंड में, उसको फॉन बोलते हैं, नाम अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं, फॉन बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि अंगूर जो है, अंगूर उसी की वजह से पकता है। अंगूर ठंड में जो है धीरे धीरे बढ़ता है और जैसे ही ये गर्म हवा मिलना शुरू होता है वो पकने लगता है। तो स्विट्ज़रलैंड में अंगूर किसकी वजह से पकता है, फॉन की वजह से, और चारागाह मिलता है, वही बात यहाँ पे लागू होती है। हरमट्टन जानते हैं क्या होता है, हरमट्टन जो है उत्तर पूर्व दिशा में ये हवा बहती है। ये ज़्यादा गर्म नहीं होती, लेकिन यह जो है गिनी तट पर, सहारा के गिनी तट पर उत्तर पूर्व दिशा में ज़्यादा बहती है। इसको डॉक्टर हवा बोलते हैं, क्योंकि इससे शरीर वरीर का जो दर्द वर्द होता है, कैसे पछिया में जो है पुरवैया में गाना सुना होगा, है ना, अंग अंग दर्द करता है। तो फिर जब वो ख़त्म होता है पुरवैया और फिर से जो है हवाएं नॉर्मल होती हैं, तो बहुत सारी जो है चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। वैसे ही हरमट्टन वायु जब आती है तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं, लोगों का शरीर दर्द, बदन दर्द, ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ सहारा मिलता है। तो सहारा जो रेगिस्तान है वहाँ पे गिनी तट पर जो है डॉक्टर हवा, तो बस डॉक्टर का सहारा, ऐसे याद रखिएगा हरमट्टन। सीमूम जो है अरब रेगिस्तान में चलता है, ये सब गर्म हवा है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गर्म हवा के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लैक रोलर, ब्लैक तो भाई गर्मी लगेगी तो आदमी ब्लैक होबे करेगा। अमेरिका में धूल भरी जो आंधी चलती है, इसका नाम है रोलर। रोलर जानते हैं ना, रोलर जो है सड़क पर चलता है और सबको दबा देता है, वही रोलर समझिए, सबको एकदम सबको जो है धूल चटाते हुए, सबको जो है दबाते हुए निकल जाता है। तो ब्लैक रोलर मतलब धूल भरी आंधी, यूएसए में। नार्वेस्टर जो है वह न्यूजीलैंड से, नौ से नार्वेस्टर, नौ से न्यूजीलैंड, ये उच्च पर्वतों से चलता है। कोयमबैंग ये जावा इंडोनेशिया चलता है। ये तंबाकू की खेती को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तंबाकू आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग खाते भी होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन
नार्वेस्ट कोयम बैंग जो है, बैंग बैंग ये याद रखिए एकदम, है ना। कोयम बैंग ये मतलब बैंग होता है धमाका। ये कोयम बैंग इतना गर्म होता है कि ये क्या करता है, तंबाकू के पत्ते बेचारे अभी निकले ही होते हैं उनको जला देता है, काला कर देता है। इससे तंबाकू की क्वालिटी गिर जाती है, तो तंबाकू को नुकसान पहुंचाता है। जनरली जावा इंडोनेशिया में ये होता है। जेट प्रवाह, जेट प्रवाह की स्पीड बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक। इसका देखिए नाम ही है जेट प्रवाह। जेट मतलब क्या होता है, जेट का मतलब होता है वायुयान, है ना। वायुयान जो फाइटर जेट्स होते हैं। स्पीड, ये क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में काफ़ी तीव्र गति से बहता है। ये जो है वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात, उसके बाद तूफान, वर्षा, प्रति चक्रवात, इस सब में सहायक होता है। तो जेट प्रवाह इसी का नाम है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करते नहीं हैं। जितना व्यू होना चाहिए उतना लाइक होना चाहिए, क्योंकि मेरे लूसेंट के जो व्यू हैं अभी वीडियो वायरल नहीं हो रही है। आप लोग वीडियो को ज़रा शेयर कीजिए दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा आता है ना व्यू, तो मुझे देख के बहुत खुशी होती है। मैं सोचता हूँ जल्दी लिख दूँ। कम आता है तो मन थोड़ा सा, स्पेक्ट्रम में देर होने के कारण ये भी है कि स्पेक्ट्रम जैसी किताब सब कोई पढ़ते नहीं हैं। खैर, मैं आपका लय नहीं तोड़ना चाहूँगा, लेकिन एक लाइक तो बनता ही है जब इतनी मेहनत की जा रही है। तो वायु राशियाँ, देखिए आपको समझाने के लिए मुझे ये सब बनाना पड़ता है, नहीं तो इतना करने का ज़रूरत नहीं था। मैं जो खुद पढ़ना होता तो मैं सीधे सीधे अपने हिसाब से लिखते चला जाता। वायु राशियाँ, अब वायु राशियों के बारे में पढ़ते हैं। ये तो आप लोग समझ गए गर्म हवाओं के बारे में। वायु राशियाँ, अब मुझे नहीं लगता कि गर्म हवा अगर आपके सामने आएगी तो आराम से इन सब में से ये फेमस है। वायु राशि में देखिए, वायु राशियाँ वताग्र। वताग्र का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार की वायु राशियाँ जो है जब मिलती हैं तो वताग्र क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वताग्र क्षेत्र। तो कहावत सुने होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शीत वताग्र क्यों बोलेंगे? जहाँ शीत वायु ज़्यादा होगी। शीत वायु उष्ण वायु से संपर्क कर उसे क्या करती है, ढकेलती है, पुश करती है, तो उसको हम लोग शीत वताग्र बोलते हैं। उष्ण मतलब गर्म होता है, तो यहाँ पे उष्ण वायु शीत वायु से संपर्क कर ढकेलती है। जो संपर्क करती है वही वताग्र हो जाता है। अचर मतलब ये ढकेल नहीं पाती है, वायु स्थिर रहता है वहाँ। वहाँ मिलती तो है शीत और उष्ण, लेकिन कोई किसी को ढकेल नहीं पाता है, तो वहाँ अचर होता है। उसी तरह अधिविष्ट एक होता है, यह धरातल से पूर्णतः ऊपर होता है, धरातल से इसको कोई मतलब होता नहीं है। तो ये जो है ध्यान में रखिएगा, वताग्र मतलब दो तरह की वायु राशियों का मिलन। आगे देखिए चक्रवात। चक्रवात में देखते हैं दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब इसमें क्या है कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उष्ण का मतलब क्या होता है, शीतोष्ण का मतलब क्या होता है। उष्ण मतलब तो गर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, गर्मी। कहते हैं ना बड़ा गर्मी है तुम्हारे शरीर में। भाई जिसकी ज़्यादा गर्मी होता है ना, हमेशा मार धार करते रहता है। जहाँ तहाँ 2 झापड़ खाएगा, 1 झापड़ मारेगा, 4 झापड़ खा के आएगा। तो ये वही काम है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है ये बहुत ही आक्रामक होती है, तूफान लाती है। ये जो है उष्ण कटिबंधीय महासागर, अब इसका जो नाम है वो उसी तरह के महासागर क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति भी होती है। ठंडी जगहों पे तो काम, ये काफ़ी विध्वंसक होता है, विनाश लाता है, वर्षा लाता है। अटलांटिक में इसको बोलते हैं हरिकेन। नाम देखिए अलग अलग है जगह के हिसाब से। अटलांटिक में इसको बोलते हैं हरिकेन, प्रशांत और चीन सागर में इसको बोलते हैं टाइफून, हिंद महासागर में इसको बोलते हैं चक्रवात और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं विली विलीज। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये बेचारा ठंडा होता है, इसको ज़्यादा मतलब नहीं होता है। उष्ण कटिबंधीयों से दूर होता है ये, इसलिए ठंडा होता है। उच्च दाब क्षेत्र बनाता है और मौसम संबंधी तेज बदलाव होता है। मतलब कभी एकदम जो है शांत रहेगा, कभी थोड़ा सा बारिश हो जाएगा, मतलब हमेशा बदलाव होते रहता है। आर्द्रता, आर्द्रता मतलब क्या? अब जैसे अभी मेरे यहाँ अभी जैसे एसी चल रहा है, अभी मेरे पास एसी चल रहा है, उस एसी की हवा जो है यहाँ आ रही है और ये जो है ये टेबल मेरा काफ़ी ठंडा उंडा हो गया है। तो यही आर्द्रता है। पानी की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा बढ़ गई है। वही बंद रहता तो गर्मी रहती। तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। 3 प्रकार के आर्द्रता होते हैं। एक होता है निरपेक्ष, विशिष्ट और सापेक्ष। तीनों को हम लोग पढ़ेंगे, तीनों को समझेंगे। केवल मुझको आपको बताना नहीं है, समझाना भी है। याद रखिएगा, याद आपको वही रह जाता है जो आप समझ लेते हो। तो चलिए
लूसेंट देखिए एक बार में, मैं आप लोग जल्दी जल्दी मत कीजिए, आप लोग आराम से इसको पढ़िए, एक बार में बहुत कुछ क्लियर होगा, दूसरी बार में और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी जब आप रिवाइज करेंगे, जब आप क्वेश्चन फेस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको जो कि प्रश्न पूछेगा जनरली आपके पास आंसर होता है, कभी कभी आपके आंसर जो है कभी कभी आपको ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों चीज़ों में, जो ऑप्शन में तो खैर ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा ये लूसेंट, ये जो लूसेंट चल रहा है ये ऑप्शनल में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, आप तुरंत ऑप्शन पकड़ लेंगे। खैर देखिए निरपेक्ष, मैंने शायद कैमरा ज़्यादा घुमा दिया। निरपेक्ष आर्द्रता पहला नंबर में लिखा हुआ है प्रति इकाई आयतन में आर्द्रता। अब देखिए प्रति इकाई आयतन, एक आयतन मतलब प्रति इकाई मतलब 1 मीटर क्यूब है ना, उसमें कितना आर्द्रता। आयतन और भार में क्या अंतर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में। आयतन मतलब किसी भी चीज़ में कितना द्रव अटता है, और भार मतलब उस द्रव का वजन क्या होता है। जैसे तेल जो आता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल का बॉटल 1 लीटर का, तो उसका आयतन 1 लीटर है, लेकिन उसका वजन कुछ जो है 900 कुछ ही ग्राम होता है। तो वही आयतन और भार है। तो देखिए निरपेक्ष मतलब होता है प्रति इकाई आयतन में आर्द्रता, बस ये आयतन मेन कीवर्ड है। उसके बाद विशिष्ट होता है प्रति इकाई भार, विशिष्ट भार याद रखिए, निरपेक्ष आयतन याद रखिए, मानी कितने केजी में जो है कितनी आर्द्रता है। और सापेक्ष मतलब होता है, इसका कुछ अलग मैटर है। सापेक्ष मतलब होता है समान ताप पर, जी हाँ ताप दोनों जगह समान है। एक है वायु में जलवाष्प की मात्रा और दूसरा में है शोषण की क्षमता, मतलब कितना हम तुमको पैसा दे रहे हैं और कितना तुम जमा करके रख सकता है, वही बात है। एक ही ताप पर जो है वायुमंडल को जो जलवाष्प की मात्रा मिलती है और वायुमंडल में जलवाष्प शोषण की जो क्षमता होती है, ये दोनों का अनुपात जो है इसको बोलते हैं सापेक्ष, इसको बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। तो देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा, वायु में जलवाष्प बट्टे वायु में जलवाष्प शोषण की क्षमता और गुणे 100। ये वायु के ताप पर निर्भर करता है, वायु का कितना ताप है। वायु का ताप फिक्स ही रहेगा, अगर वो 10 डिग्री रहेगा तो एज बढ़ सकता है, 50 डिग्री रहेगा तो फिर इसमें बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। तो वायु के ताप पर जो है सापेक्ष जो आर्द्रता होती है वो निर्भर करती है। ये प्रश्न कभी कभी आता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो ये सब जानकारी आपको वहाँ बहुत काम देगी। ज़्यादातर बच्चे इसमें गलत मारते हैं, आप नहीं मारिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या लिखा है, व्युत्क्रमानुपाती। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, आप लोग ध्यान देखिए। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, अनुपाती मतलब होता है अनुपात में। यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि वो घटेगा तो हम बढ़ेंगे या हम बढ़ेंगे तो वो घटेगा, उल्टा उल्टा चलेंगे। और समानुपाती का मतलब होता है कि वो बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, वो घटेगा तो हम भी घटेंगे, है ना। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा सोच का व्यक्ति, उल्टा सोच वाला, वही मान लीजिए उसको। व्युत्क्रमानुपाती मतलब वायु का ताप जब बढ़ेगा तो सापेक्ष का मान, सापेक्ष आर्द्रता का मान घटेगा, वायु का ताप घटेगा तो सापेक्ष आर्द्रता का मान बढ़ेगा, ठीक है। यानी वायु जितनी गर्म होगी उतना आर्द्रता कम होगा, और वायु जितना ठंडा होगा उतना आर्द्रता अधिक होगा। तो वायु का तापमान नीचे गिरा तो आर्द्रता क्या हुआ, बढ़ गया, जलवाष्प का मात्रा तो बढ़ जाएगा, लेकिन वही ताप जब अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जलवाष्प का मात्रा कम जाएगा, सूख जाएगा। ऐसे याद रखिएगा। मनुष्य के लिए सबसे आरामदायक जो है 45%, जी हाँ 45%, ये प्रतिशत में निकाले, अनुपात में तो हो गया सापेक्ष आर्द्रता, इसका प्रतिशत के लिए मैंने गुणे 100 कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मनुष्य के लिए सबसे आरामदायक जो है वो क्या है, 45% अगर आर्द्रता मिले तो मनुष्य के लिए बहुत ही क्या है, आरामदायक है। आगे देखते हैं संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है, तो देखिए जल है ना, जल जो है वो गैसीय अवस्था में है, उसको ठोस या तरल में परिवर्तित हो गया। फ्रिज में कोई चीज़ रख देंगे जल, तो मान लीजिए भाप है, भाप को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या होगा, वो या तो जम जाएगा या तो पानी बन जाएगा, क्योंकि उसको गैसीय अवस्था बनाने के लिए काफ़ी गर्मी चाहिए, है ना, तो गर्मी उसे मिलेगी नहीं। तो गैसीय अवस्था से जो है ठोस या तरल में जब परिवर्तित होता है तो संघनन बोलते हैं।
ओसांक क्या है? ओस जानते हैं, ओस गिरता है तो तापमान जिस पर जल गैसीय अवस्था से ठोस या तरल बन जाता है। अब देखिए वायुमंडल में तैरता रहता है पानी, लेकिन जैसे ही उसको जो है तापमान गिरता है तो क्या होता है, वह ठोस या तरल अवस्था में ओस छूना शुरू हो। रात को देखते हैं, रात को ओस छूना शुरू हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर गिरता है क्या होता है, वायुमंडल में जो भी जितना आकाश साफ रहता है, जितना भी वाटर वेपर है, सब ठोस में घूमता रहता है, वो सब क्या होता है, नीचे गिरने लगता है ठोस या तरल बनकर। तो ये जो है ओसांक काफ़ी जब नीचे हो जाता है तो कहीं कहीं जो है बर्फ़बारी होती है। हमारे देश में भी होती है, शिमला वगैरह में बर्फ़बारी। वो क्या होता है, वो ओस से गिरता है। जनरली वो ओस ही गिरता है, दिन में भी गिरता है, क्योंकि दिन में भी टेम्परेचर काफ़ी नीचे हो जाता है। जितना भी वायुमंडल में जल वाष्प है वो सब क्या होता है, ठोस या ठोस बनकर, तरल नहीं बनेगा। तरल में तो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा टेम्परेचर, तब बनेगा। ठोस बन के बर्फ़ बन के गिरता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, यूपी बिहार में या चेन्नई में भी होता है कि रात को ओस गिरता है। ये ठोस तो नहीं बनता, ये तरल बन जाता है तापमान गिरने पर। ओस पड़ने हेतु हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओस पड़ने हेतु हिमांक अलग चीज़ है, ओसांक अलग चीज़ है। ओसांक मतलब तापमान हो गया, हिमांक अलग चीज़ है। ये हमेशा जो है ओसांक से नीचे होता है। तो हिमांक 0% 0 डिग्री होने का मतलब ये नहीं है कि तापमान 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए पाला या तुषार, आप लोगों ने सुना होगा कि पाला पड़ रहा है, काफ़ी ठंडक। ओसांक हिमांक से भी नीचे गिरने लगता है तो उसको पाला बोलते हैं। ओसांक मैंने बोला ना हमेशा अधिक होता है, हिमांक हमेशा कम होता है। हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि तापमान जो है वह लगभग 25-26 के आसपास है ना। लेकिन अगर ये तापमान भी कम जाए, हिमांक से भी कम जाए, ओसांक हिमांक से भी नीचे गिर जाए तो पाला गिरता है। कोहरा क्या होता है? कोहरा जो है वह क्या होता है, जितने भी जल वाष्प हैं वो संघनित होते हैं और उसमें क्या होता है, धूल मिट्टी जितना रहता है वो सब जो है जम जाता है। ये ओसांक के से नीचे का तापमान, ओसांक जो चाहिए ओस बनने के लिए, है ना, उससे भी नीचे का तापमान होता है तो ओसवा गिर नहीं पाता है। ओस को तापमान चाहिए, जब ओसांक का मतलब ही होता है वो तापमान जिस पर ओस बनता हो। लेकिन ओस बनने के लिए जो तापमान चाहिए उससे भी तापमान नीचे गिर गया तो क्या होता है, पनिया ऊपरे ऊपरे जम जाता है, स्थिर का स्थिर हो जाएगा। अब उसको तापमान जो है मिलेगा तब वो क्या होगा, गिरेगा, नहीं तो वो अटका रहेगा वायुमंडल में। और अटका रहेगा तो उसमें क्या होगा, धूल कण वगैरह मिक्स हो जाएंगे, सब मिलके क्या बना देता है, कोहरा। धुंध बोलते हैं हल्का कोहरा को। बादल क्या होता है, तो जब हवा के ठंडे होकर तापमान जो है ओसांक नीचे गिर जाता है, ये अल्प घनत्व होता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, कोहरा और बादल में। कोहरा जो है उसमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, धूलकण होता है। बादल में भी होता है लेकिन बादल का घनत्व काफ़ी कम रहता है तो बादल हो गया। ज़्यादा घनत्व रहता तो कोहरा होता। तो बादल कई प्रकार के होते हैं, पछाव, कपासी, स्तरी, वर्षा, है ना। बादल कई प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं सबका प्रकार। पक्षाभ बादल जानते हैं, पक्षाभ बादल जिसमें जो है हनुमान जी उड़ते थे, ऐसे मान लीजिए। पक्षाभ बादल काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, परमानेंट बादल होते हैं। ये वर्षा उर्षा नहीं कराते, इनका काम वर्षा कहाँ नहीं है, उजला उजला खाली घूमना है। जब फ्लाइट से कभी सफ़र कीजिएगा तो देखिएगा वाइट एकदम, वर्षा उर्षा नहीं होता है, केवल वो बादले है, ये है पंखुड़ी की तरह है, पंखुड़ी की तरह, उजला वाला कबूतर होता है ना, उसकी पंखुड़ी की तरह। ये काफ़ी ऊंचाई पे होता है, 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पे होता है। पंख के समान बिखरा हुआ रहता है, सफ़ेद रहता है, इसका कोई काम नहीं है। कपासी बादल थोड़ा नीचे होता है, 4000 से 7000 मीटर। ये चपटा होता है, गुबंदकार, इसका भी काम नहीं है लेकिन ये चपटा होता है, ये बिखरा हुआ ज़्यादा नहीं रहता है, ये ऐसे ऐसे रहता है। कभी कभी चिड़िया उड़ती है इसके नीचे, देखते होंगे आप लोग। स्तरी बादल, ये परतदार होता है, ये चादर जैसा होता है। ये 2 से 3 किलोमीटर यानी 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। उष्मा के हाथ से जब उष्मा नीचे गिरती है, तापमान नीचे गिरता है या निम्न तापमान से इसका निर्माण होता है। कभी कभी थोड़ा सा फुहारा वगैरह इसकी वजह से पड़ता है। वर्षा वाला बादल जो होता है वो तो भयंकर रहता है, ये परमानेंट नहीं रहता है। ये भैया गेस्ट हैं, वर्षा वाले बादल गेस्ट हैं। ये कभी कभी आते हैं उड़ते उड़ते हवा के
दिशा पे डिपेंड करता है। कभी कभी तेज़ हवा चलती है तो आपने सुना होगा मेघ उड़ गया, चला गया उधर, तो मेघ थोड़ी उड़ता है, बादलवा उड़ जाता है। तो वो वर्षा जो है, काले स्लेटी जो रंग के बादल होते हैं वही वर्षा बादल होते हैं। ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। कभी कभी तो पृथ्वी के इतने नज़दीक होते हैं कि पहाड़ी इलाका में ऊँटी वगैरह में जाइएगा तो लगेगा कि पहाड़ ही जो है ऊपर है और बादल नीचे आ गया है, इतने नीचे होते हैं ये दोनों, स्तरीय और वर्षा दोनों। तो ये 4 प्रकार थे, पक्षाभ, कपासी, स्तरीय और वर्षा। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ याद रखिए, नेलोस्कोप इंपॉर्टेंट में है। नेलोस्कोप जो है बादलों की दिशा तथा गति को मापता है। तो बादलों की दिशा तथा गति को मापने वाला यंत्र क्या है? नेलोस्कोप होता है। अब चलिए जानते हैं वर्षा के बारे में। वर्षा देखिए, अभी हम केवल चौथा पेज पढ़ रहे हैं, ख़त्म किए हैं। वर्षा देखिए, वर्षा जो है संवहनीय वर्षा, ये भूतल जब गर्म हो जाता है, देखिए मैंने तीर बनाया है, ये तो लंबा लंबा लाइन लिखा हुआ है, लेकिन संवहनीय वर्षा को समझिए। संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा, चक्रवाती वर्षा, 3 प्रकार की वर्षा होती है। जब भूतल गर्म होता है, देखिए भूतल गर्म मैंने लिखा है ना, तीर बनाया है, तो ये क्या होगा, जब भूतल गर्म होगा तो वायु क्या होगी? ऊपर की ओर उठेगी। तो भूतल जब गर्म होता है तो वायु ऊपर उठती है, ऊपर जाके वायु क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर क्या होती है? जल वाष्प में बन जाती है, संघनन होने लगता है। यही कपासी मेघ का कारण बनते हैं और इतना अधिक हो जाते हैं जिसकी वजह से जो घनघोर वर्षा होती है, इसको संवहनीय वर्षा बोलते हैं। मैंने बताया था ना, संवहन एक होता है संवहन, जिसमें क्या होता है? संवहन में जब हम लोग ताप पढ़ेंगे, ताप हम पढ़ रहे थे, तो संवहन में ताप जो है वो क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है। मैंने बताया था ना, संवहन आगे पीछे हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या होता था? ऊपर की ओर बढ़ता था, ऊंची क्षेत्र से जो है गर्म जगह से ठंडी की ओर बढ़ता है। तो गर्म वायु ऊपर उठती है, ऊपर जाके क्या होती है? जलवाष्प जो है ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, जमा हो जाती है, और ये कपासी मेघ का निर्माण करती है, जिससे घनघोर वर्षा होती है। पर्वतकृत वर्षा, अब पर्वत है, पर्वत जो है क्या होगा? हवा चल रही है, एक हवा मान लो कि सीधे तौर पे चल रही है, इसमें जल वाष्प बहुत ज़्यादा है। अब ये उड़ रही है, बीच में क्या आ गए? पहाड़ भैया आ गए। अब पहाड़ भैया आ गए तो क्या होगा? हवा जो है यहाँ रुक जाएगी, यहाँ से ये ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगी। इसको तो जाना है, हवा को कौन रोक सकता है? ऊपर की ओर हो देगी। अब जब ऊपर पहुँच जाएगी तो ऊपर से जो है ढलान से जो है ये ऊपर पहुँच जाएगी। ऊपर से ऊपर जब इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, ऊंचाई बढ़ती नहीं, एक निश्चित ऊंचाई पर तो ये बह रही थी, एक निश्चित ऊंचाई पर ये बह रही थी। अब इसको मिल गए पहाड़, अब इसकी मजबूरी हो गई ऊपर जाना, और ऊपर जाने का मतलब ठंडक। अब ऊपर जाके ये लोग ठंडी हो गई और जल वाष्प का संघनन हुआ और बारिश शुरू हो गई। यानी इस पर्वत की, बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन द रेन हैज स्टार्टेड। बारिश क्यों शुरू हुई? इस पहाड़ की वजह से। क्यों? क्योंकि जल वाष्प से लदी हुई वायु को ऊपर जाना पड़ा। तो पर्वतकृत वर्षा। चक्रवाती वर्षा जो चक्रवातों द्वारा होती है, उड़ा उड़ा के इधर उधर से ला के या जो है बारिश करवाता है। बादल फटने का अर्थ क्या होता है? अभी आप लोग कुछ साल पहले आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तराखंड में बादल फटा। तो बादल नहीं फटता है, जनरली क्या होता है कि बादल इतने अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं कि बारिश एक ही जगह लगातार बारिश करना शुरू कर देते हैं। उत्तराखंड में भी यही हुआ। पहाड़े है भाई, मिट्टी का ढेर है, पत्थर का ढेर है, अधिक वर्षा होगी तो वो ढहेगा, इसी से भूसंकलन हुआ, बाढ़ आई, जहाँ पानी जमा थे नदियों से पानी बाहर आ गए तो भारी बाढ़ आई। इसी भारी तूफान के साथ असाधारण जो वर्षा होती है, इसी को बोलते हैं बादल का फटना। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ से ज़्यादातर हमें याद करने वाली चीज़ें हैं, ध्यान में रखने की चीज़ है, और मैंने केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही इसमें समाहित किया है। ज़्यादातर चीज़ों को मैंने इसमें जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने समाहित नहीं किया, जो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगी। आपको लगे तो आप कुछ लिस्ट में थोड़ा सा जो है जोड़ लीजिएगा। जल्दी जल्दी थोड़ा चलते हैं। तो देखिए, चक्रवात, ये थोड़ा सा पढ़ने वाला है, इसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे। चक्रवात जो होता है, केंद्र में जब दबाव कम होता है तो क्या होगा? बाहर में दबाव बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र, अब यहाँ पे हवाएं जो चल रही है उसका भी एक केंद्र है, हवाओं की दिशाओं का। तो केंद्र में क्या होता है? दाब कम जाता है। तो क्या होता है? बाहर में, यहाँ पृथ्वी का ही केंद्र है, यहाँ पे दाब जब कमेगा तो बाहर में क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से दाब कमेगा, हवाएं जो है ऐसे ऐसे जाएगी, तो जहाँ जा रही है वहाँ पे दबाव क्या हो रही है? बढ़ा दे रही हैं। तो केंद्र में दाब कम तो बाहर में दाब अधिक।
अब हवाओं की दिशा क्या होती है, हमेशा हवा जो है बाहर से भीतर, मतलब जहाँ अधिक दाब होगा वो कम की ओर जाएंगे। मैंने पहले ही बताया था आपको, ताप हो चाहे दाब हो, हमेशा क्या होता है, अधिक से कम की ओर जाता है। तो हवाएं जो है बाहर से भीतर यानी अधिक दाब से कम दाब की ओर जाएंगी तो चक्रवात आएगा। इसमें भी एक लोचा है कि उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो है घड़ी के सुई के विपरीत होती है, उत्तर में उल्टा हो जाता है और दक्षिण में सीधा यानी घड़ी के सुई की दिशा में हो जाता है। जैसे उदाहरण में टोर्नाडो, हरिकेन, टाइफून, ये सब है। ये सब तो तबाही लाते हैं, बारिश लाते हैं। प्रति चक्रवात जो है केंद्र में क्या होता है, दाब अधिक हो जाता है। अब की बार क्या है, केंद्र में दाब अधिक है, ऐसे ऐसे केंद्र में दाब बढ़ गया। अब यहाँ बाहरी क्षेत्र में दाब क्या हो जाता है, बाहर में दाब कम हो जाता है। देखिए इसका सीधा उल्टा सब चीज़ होगा। तो हवाएं क्या होती हैं, भीतर से बाहर, यहाँ बाहर से भीतर, यहाँ भीतर से बाहर जाने लगती है। इससे क्या होता है, दिशा जो है इसके उल्टा होता है। उत्तरी गोलार्ध में सुई के साथ और दक्षिणी गोलार्ध में सुई के विपरीत हो जाता है। या दोनों के, इसमें क्या होता था, सुई के विपरीत होता था उत्तरी में, यहाँ सुई के साथ हो जाता है। तो दिशा इसके अपेक्षा जो है उल्टा होती है। चक्रवात वर्षा लाता है, तूफान लाता है, तबाही लाता है, और प्रति चक्रवात जो है वह साफ मौसम रखता है। चलिए कुछ चक्रवात जानते हैं जिसकी स्पीड देखिए। टोर्नाडो, सबसे डेंजरस जो है वो टोर्नाडो है। टोर्नाडो ऐसा है कि जब ये चक्रवात होता है ना तो अच्छी अच्छी चीज़ को उड़ा के कई किलोमीटर दूर फेंक देता है। इसकी स्पीड होती है 325 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दो जगह पे ये होता है। टोर्नाडो की गति जनरली कितनी होती है, 325 किलोमीटर। सोच सकते हैं इतनी स्पीड में तो हमारे यहाँ ट्रेन भी नहीं चलती है। हरिकेन, हरिकेन 121 किलोमीटर प्रति घंटा अटलांटिक में चलती है। टाइफून 160 किलोमीटर प्रति घंटा प्रशांत महासागर और चीन महासागर में, प्रशांत और चीन मतलब प्रशांत महासागर और चीन महासागर में यह चलती है। तो ये चक्रवात का मामला था। आशा करूँगा कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, लगातार बोलने का एक एक्सपीरियंस भी मुझे होता है, लगातार 1.5 घंटे तक बिना स्किप किए हुए बोलना। खैर कोई बात नहीं, और थोड़ी सी हरासमेंट ड्यूटी करने के बाद होती है तो मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना और लिखना, क्योंकि मैं वहाँ भी काम लिखने वाला ही ज़्यादातर करता हूँ। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को बैलेंस बनाना पड़ता है। इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेंथ चीज़ें। चलिए, विश्व की प्रमुख फसलें। अब देखिए चीन है ना, चीन के लोग कुछ खा जाते हैं, खाने में नंबर 1 है। इसलिए जो 2 प्रमुख खाद्यान्न है गेहूँ और चावल, इसमें चीन नंबर 1 है। और भारत जो है, चीन गेहूँ चावल तंबाकू है ना, इस सब में जो है चीन नंबर 1 है और भारत जो है दूसरे स्थान पे है। वहीं यूएसए जो है, यूएस में मक्का जो है, मक्का के स्थान में यूएसए जो है नंबर 1 पे है। वहाँ मक्का बहुत उपजता है। और कपास जो है, कपास और चाय में भारत नंबर 1 है। हमारा भारत किस में नंबर 1 है, कपास और चाय में। ब्राज़ील, अब ये यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे ये अब जनरल नॉलेज की तरफ पढ़ेंगे। ये हम लोग को याद करना, जो हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि भाई 100-150 क्वेश्चन MCQs टाइप का, वैसे पढ़ेंगे। समझना भी है यहाँ पे, लेकिन याद भी रखना है। ब्राज़ील में गन्ना बहुत होता है। गन्ना और कहवा दोनों में जो है भारत 2 नंबर पे है, ब्राज़ील 1 नंबर पे है। थाईलैंड में रबर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही शामिल किया है। 11वां नंबर है विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश। अब चीन में देखिए क्या क्या बनता है, सबको मैंने एक साथ लिख दिया। ल्यूसेंट में अलग अलग लिखा हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 लाइन में लिखा हुआ है। चीन में लोहा, जस्ता, सोना, कोयला है ना। तो ये दोनों आप एक साथ याद करें। लोहा जस्ता दोनों धातु, सोना भी धातु है, लेकिन सोना कोयला को काला सोना भी बोला जाता है, इसलिए दोनों को रिलेट कर दिया। रूस में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, खाली तेल और गैसें मिलता है रूस में, सबसे नंबर 1 है। यूरेनियम कजाकिस्तान क्या है, कजाकिस्तान नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश, मैंने बताया भी था। ऐसा देश जो सबसे बड़ा है, जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, समुद्र से नहीं, ये सबसे बड़ा देश है उसमें। मैक्सिको चांदी, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट, तांबा, चिल्ली है ना। तो ये सब चीज़ें जो है देखिए कहाँ कहाँ मिलती है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही लिखा है मैंने, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट जो है लूसेंट से याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। बस ये चेंज भी होते हैं कभी कभी, इसलिए बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने रखा है। यूएसए, देखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग बड़ी चीज़ों को स्पॉइल ख़राब नहीं कर सकते, तो ये कभी कभी चेंज भी होती है, कभी कल एग्जाम में आती है, फिर भी हमें याद रखना होता है। यूएसए, विश्व के विनिर्माण उद्योग में जो है यूएसए में लौह इस्पात, मोटर गाड़ी, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल,
नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फेट उर्वरक, वायुयान निर्माण, इन सब में जो है यूएसए नंबर 1 है। तो यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी चीज़ों में जो है उद्योगों में नंबर 1 है। जापान केवल 2, पोत निर्माण और ऊनी वस्त्र उद्योग। रूस जो है रेशमी वस्त्र के उद्योग में नंबर 1 है। उसके बाद विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, जैसे देखिए जहाज़ का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, बेलाफास्ट, प्लेमाउथ, ग्लासगो और नागिया। ठीक है, बेलाफास्ट, प्लेमाउथ, ग्लासगो और नागिया। लौह इस्पात में बर्मिंघम, एसेन, आई थिंक जर्मनी में है, ये कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। लौह एवं इस्पात बर्मिंघम, एसेन, चोलियाम्बिस्क और पिट्सबर्ग। ऑटोमोबाइल में डेट्रॉयट, ये बार बार प्रश्न आता है, डेट्रॉयट किसके लिए जाना जाता है? कभी भी 4-5 गो वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना जो है एक होता है। डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए। पेट्रोलियम और फिल्म, ये लॉस एंजलिस में ज़्यादा बनता है। लॉस एंजलिस क्यों प्रसिद्ध है? फिल्म के लिए और पेट्रोलियम के लिए। सिल्क, लियोन्स और मिलान। लियोन्स और मिलान जो है ये 2 जगह है जहाँ सिल्क का ज़्यादा व्यापार होता है। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र जो है नागिया। नागिया में एक और चीज़ होता है, जहाज़ निर्माण। उसके बाद मैनचेस्टर, मैनचेस्टर तो ऐसे भी सूती वस्त्रों का जहाँ ज़्यादा ही आदान प्रदान होता है वहाँ पे। ओसाका, यहाँ जो है सूती वस्त्र जो है ज़्यादातर उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब उपयोग में नहीं, उत्पादन किया जाता है इनका। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ देख लेते हैं। एस्किमो, एस्किमो जानते होंगे आप लोग, बर्फ़ के घरों में रहते हैं एस्किमो। एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा में पाए जाते हैं। किर्गिज मध्य एशिया में, माओरी न्यूजीलैंड में। 3-3 करके याद कीजिए, याद हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए ना, मैं आपको बताता हूँ, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ध्यान में रखिएगा, मैं आपको जो है याद हो जाएगा। एक बार आपको क्या करना है कि लूसेंट से इस सब को पढ़ लेना है, और जो जो इंपॉर्टेंट लगे, मान लीजिए यही सब मैंने जो लिखा है इसको इंपॉर्टेंट मानिए, तो इस सबको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। कर लिए, अब एक बार पढ़ लीजिए उसको। एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा, किर्गिज मध्य एशिया, माओरी न्यूजीलैंड, वेदास श्रीलंका, निग्रो मध्य अफ्रीका, आइनू जापान, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। अब सबके पीछे कुछ ना कुछ, जैसे देखिए बुशमैन, बुश मतलब झाड़ी होता है, मरुस्थल में झाड़ी बहुत होता है, अच्छा, तो बुशमैन मतलब कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। आइनू, अब इसका नाम देखिए, जापानी वर्ड जैसा लगता है, तो जापान हो गया। निग्रो, ये अफ्रीकन वर्ड है, मध्य अफ्रीका हो गया। वेदास देखिए तमिल टाइप का है, तो ये श्रीलंका है ना। तो ऐसे अगर आप कुछ कुछ करके याद रखिए। बद्दू अरब, ये बद्दू देखिए, बद्दू उर्दू वर्ड, अरब। पपुआंस न्यू गिनी, पिग्मीज कांगो बेसिन, बोरो ब्राज़ील, ब से ब्राज़ील, ब से बोरो, हैदा अमेरिका। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिले, जब इतना पढ़ लेंगे ना आप, तो आपको जब लिखने का समय आएगा तो खाली इस तरफ का लिखिए और इस तरफ का बिना देखे हुए लिखने का प्रयास कीजिए। कई गो आप लिख पाते हैं, जितना आप लोग लिख पाएंगे ना उतना आपको जीवन भर याद हो जाएगा। समझे मेरी बात को? एक बार पढ़ने के बाद केवल इस साइड वाला लिखना है, केवल इस जनजाति का नाम लिखना है, और कहाँ पाया जाता है नहीं लिखना है। कहाँ पाया जाता है जब लिखने शुरू करना है तो किताब को बंद कर देना है, मेरे नोट्स को बंद कर देना है और लिखने का प्रयास करना है। ज़रा ये ट्रिक करके देखिए तो ज़रा, और बताइए मुझे क्या फ़र्क पड़ा। सब जगह वही करना है। विश्व की प्रमुख वनस्पति, अब देखिए सब में फाइट लगा हुआ है, फाइट। वनस्पति का जब भी नाम आता है ना तो फाइटे से होता है ना। जैसे विज्ञान में ग्राफी होता है, वैसे ही विश्व की प्रमुख वनस्पति में ट्रोपो, ये फाइट है। ट्रोपोफाइट, हाइग्रोफाइट, जेरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, क्रायोफाइट, हेलोफाइट, लिथोफाइट। अब इस सब का मतलब होता है, नहीं पता हो, जैसे मुझको क्या पता था शुरू में पहले, हाइग्रो और हाइड्रो, ये दोनों में मतलब पता था। हाइग्रो मतलब होता था कि यहाँ हाइड्रो मतलब जलवाष्प होता था और हाइग्रो मतलब आर्द्रता होता था। तो मैंने दोनों का मतलब समझ गया तो मुझे कहीं भी समस्या नहीं, जहाँ ये वर्ड यूज होता था मैं समझ जाता था। ट्रोपो जो है गर्म जगहों पर जब घास जमती है उसको ट्रोपो बोला जाता है। हाइग्रो दलदली जगहों पर जब ये उष्ण जलवायु घास जन्मती है तो उसको क्या बोलता है, हाइग्रो बोला जाता है। ये उष्ण में होता है लेकिन दलदली जुड़ा हुआ है इसमें। जेरोफाइट यानी मरुस्थल, जी हाँ, रेगिस्तान जो है डिजर्ट, ये जेरो से संबंधित है, जहाँ भी जेरोवाय समझ जाइए मरुस्थल है। हाइड्रा मतलब पानी, हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन, होता है ना, हाइड्रोजन अक्सर H2O, तो ये जल से संबंधित है। देखिए जल प्लावित वनस्पति जो जल के ऊपर तैरती है। मेसो, ये शीतोष्ण ठंडी से संबंधित है। क्रायो टुंड्रा एवं शीत प्रधान, क्रायो जनित इंजन नहीं बोलते हैं, शीत वाला, ये दोनों
संबंधित है। हेलो, हेलो मतलब नमकीन होता है, हेलोफाइट नमकीन क्षेत्रों में। लिथो यानी चट्टान, लिथो से जो है चट्टान को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर ये सब चीज़ समझ गए तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं कबीलाई मानव के कुछ आवास। देखिए जिसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट थे, जैसे इग्लू, यूर्थ, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और एक ऑल भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑल मतलब यूरोप। ये कहाँ पाया जाता है? काकेताश तथा मरुस्थल के मध्य में तंबू नुमा आकृति रहती है इनके घरों की। कैसा इनका घर होता है? खैर मेरे घर के बारे में कोई पूछता नहीं है। देखिए आपके घर के बारे में जब पूछेगा जब आपका घर यूनिक बना होगा। ये लोग का घर यूनिक होता है। इग्लू, इग्लू क्या होता है? बर्फ़ का ऐसे अर्ध गोलाकार ढक्कन जैसा घर होता है, गोला ढक्कन जैसा, थर्मस के ढक्कन जैसा। एस्किमो इसमें रहते हैं, कनाडा में अर्धगोलाकार बर्फ़ का घर। अब यहाँ पे इजबा, ये ई है, इसको आप जो है पुजबा मत पढ़िएगा, इजबा है। इजबा मतलब उत्तरी रूस का ग्रामीण क्षेत्र है। तिनकोनी रंगीन घर ये लोग बनाता है, पराठे की तरह। यूर्त मध्य एशिया में पशुओं की खाल से, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एकमात्र ऐसा घर है जो पशुओं की खाल से बनता है, यूर्त। क्रॉल अफ्रीका में घास से संबंधित, ये भी इम्पोर्टेंट मान लीजिए, घास से बनता है घर। टीपी, टीपी ये तंबू नुमा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए तंबू नुमा रॉकी पर्वत पे पाया जाता है अमेरिका में। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। अब है विश्व के प्रमुख भौगोलिक नाम। अब भौगोलिक नाम में देखिए रोम, है ना। रोम को क्या क्या कहते हैं? 7 पहाड़ियों का शहर, पोप का शहर, रक्तवर्ण महिला, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, ये सामग्री नहीं है, साम्राज्ञी मतलब रानी, पश्चिम बेबीलोन, होली सिटी, पश्चिम का बेबीलोन, होली सिटी, सब किसको बुलाता है? रोम को बुलाता है। रोम ऐसे भी धार्मिक शहर है, पोप का शहर इसको बुलाता है ना। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में बड़ी लंबी लंबी इमारतें हैं भाई, बहुत लंबा लंबा बिल्डिंग है। कभी न्यूयॉर्क का फोटो देख लीजिए गूगल में, बड़ी इमारतों का शहर, अंपायर सिटी, हर कोई ने अपने अपने अंपायर खड़े किए हैं, हर किसी का अपना साम्राज्य है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी डेवलप जगह है, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा जो है कटोरी, शुगर बाउल बोला जाता है, एंटीलीज का मोती बोला जाता है इसको। क्विटो, क्विटो जो है, क्विटो में कहते हैं ना निरंतर बहने वाले झरनों का शहर। क्विटो में हमेशा जो है झरने बहते रहते हैं। कोरिया, हर्मिट किंगडम, लैंड ऑफ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग कॉम, ये कोरिया को, कोरिया में लोग बहुत जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, इसलिए लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ क्या क्या बोला जाता है? देखिए लैंड ऑफ ये तीनों में अलाउ होता है, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस और लैंड ऑफ गोल्डन वूल, है ना। ये किसको बुलाता है? ऑस्ट्रेलिया को। दो तो जानवरों के नाम पे है। गोल्डन प्लीस ये मेरे ख्याल से एक पक्षी होता है सुनहरे रंग का, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप लोग देख जरूर लीजिएगा। फिनलैंड, फिनलैंड लैंड ऑफ 1000 लेक्स, बड़ा झरनों का शहर है ये। कभी कभी बोला जाएगा कि झरनों के शहर की भूमि, हिंदी में बोल देगा तो आपको याद रखना होगा फिनलैंड में बहुत झरना है। नॉर्वे, मिडनाइट सन, अर्धरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे, ऐसे हिंदी में बोल देगा तो आपको इसका हिंदी का मतलब याद रखना होगा। जिब्राल्टर, भूमध्य सागर द्वारा बना हुआ देश। वैसे ही कोची, अरब सागर की रानी, पूर्व की वेनिस, कोची को बोला जाता है, ये भारत में है। तो देखिए कितने आराम से हमको याद भी हो जाएगा सबके। देखिए कहते हैं ना कि कोई ना कोई कारण जब जुड़ा होता है ना, कोई ना कोई कारण जब जुड़ा होगा किसी चीज़ के साथ तो हमें वो चीज़ याद रहती है। मैंने बोला ना कहीं आप जा रहे हैं, सिंपली जाके चले आएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ घटना हो जाएगा तो याद रहेगा। तो हर घटना जोड़ने की कोशिश कीजिए, उस पर डिस्कशन करना, 2-3 सेकंड डिस्कशन करके तब आगे बढ़िए, तब आपको याद हो जाएगा। आगे चलें, अब ज़्यादा नहीं है। चलिए अब देखते हैं जापान, सूर्योदय का देश, सबसे जल्दी सूर्योदय यहाँ होता है, जापान सूर्योदय का देश बोला जाता है। भूटान, भूटान में जो है क्या होता है? थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट जानते हैं ना आप लोग? थंडरबोल्ट गर्जन के साथ जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग थंडर, बिजली का गिरना हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, इसको बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। थोड़ा सा मुझे 2 सेकंड दे दीजिए, मेरा ये बुक मुड़ गया है जिसकी वजह से मुझे ये परेशानी हो रही है, इसको मैं सीधा कर लूँ थोड़ा सा। हमेशा मुड़ते रहते हैं, मैं नोट्स को बनाना तो है ये है, पढ़ना है ये, पढ़ाना है ये, संभालना भी एक बड़ा काम है। ऑलमोस्ट 100 पेज का नोट्स हमारा तैयार हो चुका है।
चलिए, सूर्योदय का देश। अब देखिए, सूर्योदय का देश जापान को, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थाईलैंड में हम वाइट वाला हाथी थाईलैंड में पाया जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसे वाइट थाईलैंड का देश बोला जाता है। लाओस को 1000 एलिफेंट का देश बोला जाता है, 1000 लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट। तो यह इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वाइट एलिफेंट थाईलैंड और 1000 एलिफेंट लाओस। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप बोला जाता है। क्यों कॉकपिट? कॉकपिट का मतलब क्या होता है? कॉकपिट मतलब जहाँ से ऑपरेट करते हैं प्लेन को, तो यहाँ से यूरोप ऑपरेट होता है, इसलिए इसको बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप बोला जाता है। ऑक्सफोर्ड एक शहर है जहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है। मीनारों का शहर, काफ़ी अधिक मीनारें हैं यहाँ पे। स्वप्निल में मीनारों का शहर। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को बोला जाता है। 7 टापू, मुंबई में छोटे छोटे जगह हैं टापू टाइप के, 7 टापू का शहर बोला जाता है। लहासा फॉरबिडन किंगडम नहीं है, फॉरबिडन सिटी बोला जाता है इसको। फॉरबिडन का मतलब होता है जहाँ जाना मना है, ये तिब्बत में है। जाना वहाँ मना नहीं है, वहाँ की जो वेदर क्लाइमेट है डिफरेंट है, काफ़ी ऊंचाई पे है, तो इसलिए लहासा को फॉरबिडन, आसानी से पहुँच नहीं पाते आदमी वहाँ, लहासा तिब्बत में है, फॉरबिडन सिटी बोला जाता है। बेंगलोर भारत का बगीचा बोला जाता है। क्यों भारत का बगीचा? ऐसा नहीं वहाँ बगीचा ज़्यादा है, वो तो है ही है, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। तो बहरीन को मोतियों का द्वीप। ब्रिटेन डूबते सूर्य का देश। तो उगते सूर्य का देश, सूर्योदय का देश जापान, और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। जापान में को सुकुमार फूल या पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। ठीक है। विश्व के प्रसिद्ध स्थान देखिए, बंकिंघम पैलेस, 10 डाउन स्ट्रीट, बिलिंग्स गेट, ये सब कहाँ है? लंदन में। पीसा की झुकी हुई मीनार, ये इटली में है। मर्डेगा प्लेस इटली में है। पर्सलिन टावर चीन में है। रेड स्क्वायर मॉस्को में है। काबा मॉस्को, काबा जो है वो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, काबा मक्का में है। मक्का मदीना में नहीं है, तो काबा जहाँ लोग जाते हैं मुस्लिम लोग तीर्थ यात्रा के लिए। लोअर एफिल टावर पेरिस में, लोअर अलग चीज़ है, एफिल टावर अलग चीज़ है, दोनों ही पेरिस फ्रांस में है। व्हाइट हाउस और पेटांगन, व्हाइट हाउस क्या है? राष्ट्रपति भवन, और पेटांगन यहाँ के सुरक्षा भवन है, ये दोनों अमेरिका के हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं। ओपेरा हाउस सिडनी में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने समाहित किया है। विश्व की भौगोलिक खोज इंपॉर्टेंट है। देखिए भौगोलिक खोज, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था आर एमंडसन। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आर एमंडसन था, ये नॉर्वे का रहने वाला था। वैसे ही उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरी ने की थी। ऐसे याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। सौर मंडल को जो है कॉपरनिक्स ने खोजा था। कॉपरनिक्स पोलैंड का निवासी था, 1540 में खोजा था उसने। स्वेज नहर का निर्माण फर्दिनंद लेपेट्स 1869 में खोजा था। ग्रहों का गति नियम केपलर ने बताया था। जर्मनी के थे केपलर, 1600 ईस्वी में, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। प्रथम सोलो उड़ान, सोलो मतलब होता है सिंगल, एक आदमी बैठ के जो है पहली बार कब उड़ा था? लिंडबर्ग नाम का व्यक्ति था। पेरिस से न्यूयॉर्क की सफ़र इसने तय किया था 1927 में। विश्व का भ्रमण जो है मैगलन और देलकानो, देखिए नाम तो मैगलन का ज़्यादातर आता है, देलकानो उसका सहयोगी था और इसका भी महत्वपूर्ण रोल था, इसलिए दोनों का नाम हमने लिया। महासागरों की खोज जो है मैगलन ने ही किया था और प्रशांत महासागर को नाम इसी ने दिया था। काफ़ी गहरा सागर है, शांत है, इसलिए प्रशांत बोला था। उसके बाद इसलिए स्पेसिफिक इसको जो है पैसिफिक महासागर बोला जाता है, पीस वाला, शांति वाला। हम लोगों ने नाम इसको हिंदी में दे दिया प्रशांत। ये नामकरण किसने दिया था? मैगलन ने। यूरोप वासियों ने क्या किया था? कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। देखिए कहते हैं ना कि जो आपसे अगर आप कुछ सीखते हो तो छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है। आपसे छोटा भी आपको कोई अच्छी चीज़ अगर सिखा के जा रहा है जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है भविष्य भर, तो हम लोगों को नीचे झुक के सीखना चाहिए उससे। यही काम यूरोप वासी काफ़ी डेवलप थे, फिर भी उन्होंने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा और उन्होंने भौगोलिक खोजें की। अरबों ने भौगोलिक खोजें नहीं की तो कंपास बना के छोड़ दिए, यूरोप वासी ने उसका फ़ायदा उठाया। विश्व के महासागर मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद विश्व की प्रमुख नहरें देखिए। सू नहर लगेगा कि आपको चीन जैसा, लेकिन ये यूएसए में है। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है। कील नहर जर्मनी में है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, उत्तर बाल्टी से याद रखिएगा। मैनचेस्टर
उत्तर में बाल्टी है, बाल्टी में कील है, ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। मैनचेस्टर ब्रिटेन, मैनचेस्टर और लिवरपूल को मिलाता है। वोल्गा, वोल्गा रूस में है, ये रोस्टोव और स्टालिनग्राड को मिलाता है। स्वेज नहर देखिए मिस्र में है। लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को मिलाता है। पनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक दृष्टि से दोनों इंपॉर्टेंट है। पनामा जो है कैरेबियन और प्रशांत महासागर, दोनों ही दो को महासागर को मिलाता है, कैरेबियन और प्रशांत को। पनामा नहर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 1914 में जो है इसको बनाया गया था। पहले इसका अमेरिका का अधिकार था। पहले इस पर जो है अमेरिका का अधिकार था। 2000 ईस्वी में, सन 2000 में इस पर जो है पनामा देश ने अधिकार कर लिया, चूँकि ये पनामा की भूमि के अंदर था। अमेरिका के अधिकार में रहने का कोई मतलब नहीं बनता था। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, अब देखिए ये जल संधि है पाक जल संधि, ध्यान से पढ़िएगा। भारत और श्रीलंका, नाम इसका पाक है लेकिन है ये भारत और श्रीलंका के मध्य। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के मध्य है। डेविस ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य है। मलक्का, ये सब मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसे याद रखना है। पहले मैंने वही ट्रिक में आपको ये अप्लाई करना है। पहले इधर का लिख लेना है, पहले पूरा पढ़ लेना है, इधर का लिखना है और लिखने का प्रयास करना है। नहीं आएगा तभी देखना है और देखना है कौन सा नहीं आ रहा है। डोवर इंग्लैंड और फ्रांस, हडसन कनाडा, जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को, इसको जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी बोला जाता है। मैगलन चिली, हारमूज जो है ओमान और ईरान के मध्य, टारस जो है न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। विश्व के प्रमुख जल मरुमध्य, देखिए ये इसी तरह से है, जैसे देखिए इसी में से कुछ है, जैसे कि बेरिंग, आर्कटिक और प्लस बेरिंग जल मरुमध्य। यहाँ बेरिंग जल मरुमध्य जो है आर्कटिक और बेरिंग सागर को मिलाता है। जिब्राल्टर जो है भूमध्य और अटलांटिक को मिलाता है। जिब्राल्टर हमने जो है पहले ही पढ़ा था। जिब्राल्टर देखिए स्पेन और मोरक्को दो देश को जोड़ता है, तो ये भूमध्य और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यहाँ जल मरुमध्य पढ़ रहे हैं तो हम लोग महासागर को जोड़ के देखते हैं। डोवर, देखिए डोवर हमने यहाँ पढ़ा था, इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है, ये देश को जोड़ता है। ये जल संधि है, दो देशों के बीच की जल संधि है ना। ये दोनों देश व्यापार करेंगे। ये क्या है, जल मरुमध्य है, दो गो सागर के बीच में, दो गो वाटर बॉडी के बीच में। मलक्का जावा एवं बंगाल खाड़ी, फ्लोरिडा मैस्कियो खाड़ी प्लस अटलांटिक, और पाक जो है बंगाल खाड़ी और अरब सागर। तो पाक जो है वो भारत और श्रीलंका, तो भारत में बंगाल खाड़ी, अरब सागर श्रीलंका को भी मिलाता है, अरब सागर ऐसे भारत में भी है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। लूसेंट में क्या दिया हुआ है, लूसेंट में प्रमुख नदियाँ और उसके किनारे बसे हुए शहर दिए हुए। मैंने वो नहीं किया, उतना कोई नहीं करता है, उतना बिना मतलब का छाप दिया है। मैंने क्या किया, गूगल की हेल्प ली, विकीपीडिया की हेल्प ली, कुछ किताबों की हेल्प ली और कुछ क्वेश्चन बैंक का हेल्प लिया, और विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे सबको यहाँ ऑलमोस्ट को लिखा, जो कि हमेशा ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम में आए हैं। जैसे सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 6690 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से निकलता है, ये विक्टोरिया झील से निकलता है और कहाँ गिरता है, भूमध्य सागर में गिरता है। दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य है कि 2 बार भूमध्य रेखा पार करने वाली नदी कौन सी है, वो जैरे है। 2 बार भूमध्य रेखा पार करने वाली नदी कौन सी है, वो जैरे है। कभी नदियों का क्रम आपसे नहीं पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा हुआ है तभी पूछा जाता है। चीन का दुख यानी सौरो ऑफ चीन, होंगहो नदी को बोलते हैं, इसका एक और नाम है पीली नदी। उसके बाद मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को लिम्पोपो बोलते हैं। भूमध्य रेखा के करीब से एक नदी निकलती है जिसको नील नदी, एक ही नदी है जो बहुत करीब से निकलती है भूमध्य रेखा के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नील नदी बोलते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, ये वोल्गा है, इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। कोयला ढोने वाली जो नदी कहते हैं ना, कोयला नदी ढोने वाली, तो राइन नदी। क्यों, राइन जो है सबसे बड़ी व्यापारिक नदी है, सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, तो कोयला ढोने वाली नदी इसको बोलते हैं राइन नदी को। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी जो है महाबली गंगा है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी जो है महाबली, बजरंगबली जाके श्रीलंका में क्या किए थे, उत्पात मचाए थे, तो नाम पर उन्हीं का है। समुद्र से मिलने से पूर्व मरुस्थल से गुजरने वाली एकमात्र नदी है क्लोरेडो, एकमात्र नदी जो सक्सेसफुली जो है अंत तक आते आते मरुस्थल से गुजरती है, रेगिस्तान से और समुद्र में गिरती है, तो ये कौन सी नदी है, क्लोरेडो। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन, देखिए राइन का नाम लिया था ना, इसको कोयला ढोने वाली नदी बोलते हैं।
आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन है। अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन है, यानी सबसे बड़ा नदी कौन है? अमेजन है, और सबसे लंबा नील है। ऐसे कितने देश हैं जहाँ एक भी नदी नहीं है? आप लोग सोचेंगे ऐसे भी देश हो सकते हैं जहाँ नदी है ही नहीं है। 18 देश, 18 ऐसे देश हैं जहाँ पे एक भी नदी नहीं है। झील हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, नदी नहीं है। सबसे गहरी नदी कांगो है, 220 मीटर इसकी औसत गहराई है। गहरी है 220 मीटर। अब नदी गहराई 220 मीटर हो गई तो बहुत हो गई। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा है। आपको लगा होगा गंगा है, लेकिन सबसे लंबी ब्रह्मपुत्रा है। लेकिन भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? सिंधु है। तो भारत से होकर कहे तो सिंधु, और भारत के अंदर कहे तो ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी नाम एक जैसा है, सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, इसको बोलते हैं माही नदी। तो देखिए नदियों के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य जो हमेशा जो है एग्जाम का पार्ट बनते हैं, आप लोग इसे जरूर याद करेंगे। आगे बढ़ें। ये वीडियो अच्छा खासा लंबा होगा, बहुत कुछ समझना था, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस वीडियो को जल्दी कंप्लीट कर पाऊँगा। कई दिन लग जाएंगे मुझे लिखने में, क्योंकि मुझे वर्क भी देखना है, जॉब भी देखनी है। लेकिन जल्दी हो गया, काफ़ी टाइम को मैंने बहुत ज़्यादा जो है यूटिलाइज़ किया। विश्व के प्रमुख नदी, थोड़ा सा राइटिंग खराब होने का चांस जो है कि आपको दिख रहा होगा वैसे, लेकिन राइटिंग जो थोड़ा मैंने घसीट के लिखा है, यही कारण है, काफ़ी लंबा नोट्स था ये। विश्व के प्रमुख नदी किनारे बसे शहर जैसे बगदाद टाइग्रिस नदी किनारे, बर्लिन स्प्री नदी किनारे, रोम टाइबर नदी किनारे। वही आप नियम फिर से अपनाइएगा, ठीक है। लंदन टेम्स नदी, 2 चीज़ तो आपको याद होगा, लंदन और पेरिस। लंदन टेम्स और पेरिस सीन नदी किनारे हमेशा आता है, लेकिन रोम को याद रखिएगा। मैं एक मार्क कर देता हूँ, रोम टाइबर, बगदाद याद रखिएगा। मास्को तो मस्कोवा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कायरा नील नदी की देन है, तो इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ये सेंट लॉरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। सिडनी डार्लिंग नदी के में है, ये है। बेलग्रेड और बुडापेस्ट दोनों डेन्यूब नदी किनारे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। शंघाई जो है यांगटी सिंगम्यांग के किनारे है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी का इंपॉर्टेंट है। और चटगांव जो कि बांग्लादेश में है, ये कर्णफुली नदी के किनारे है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टिक किया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और लेनिनग्राड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेवा के बीच में, शिकागो के बीच में, इसको तो याद करना ही नहीं। शिकागो के किनारे है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट को मैंने रखा है। एंजिल जलप्रपात, ये एंजिल जलप्रपात है, ये वेनेजुएला में है। 979 मीटर है, ये सेंट लॉरेंस नदी पर है। 979 मीटर सबसे ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 979 मीटर, 1 किलोमीटर ऊंचा हो गया, कम समझ रहे हैं इसको। सेंट लॉरेंस नदी की पर है। योसेमाइट, ये 2 नंबर पे है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। कैलिफोर्निया में है, 739 मीटर। जोग, ये भारत में है, इसलिए मैंने इसको समाहित किया है। जो गरसोप्पा बोलते हैं इसको, ये भारत में है। 255 मीटर लंबा है। इसका एक और नाम है महात्मा गांधी MG जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग का नाम। एक नियाग्रा जो है, ये ऐसा जलप्रपात है जो 2 देश की सीमा बनाता है, कनाडा और अमेरिका की। 53.6 मीटर है ओनली, ये 2 देशों की सीमा बनाता है। तो इसलिए देखिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट को ही इसमें समाहित किया था। विश्व की प्रमुख झील, विश्व की प्रमुख झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर मैंने क्यों कहा? सबसे बड़ा है, 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर। मैं आपको बता दूं, कोई भी झील जो है इसके सामने नहीं टिकता है। कितना बड़ा झील है, छोटा मोटा समुद्र है। कौन कौन सा देश इसमें आता है, कौन कौन से देश में है ये? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। अब आप कहेंगे सर कजाकिस्तान में तो कोई वाटर बॉडी नहीं है। जी नहीं, मैंने कहा कि कोई सागर नहीं है, स्थलीय क्षेत्र है, लेकिन ये झील है। आप भूल रहे हैं, नाम इसका कैस्पियन सागर है बड़ा होने की वजह से, लेकिन ये क्या है? झील है। तो शहर के अंदर झील हो सकता है। अब सबसे बड़ी झील है और एक खारे पानी की झील है, लेकिन अगर मीठा पानी खोजे कहे तो ये सुपीरियर है। 2 नंबर पे है सुपीरियर, USA कनाडा में है, 82,100 किलोमीटर स्क्वायर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो मीठा पानी कहा जाए तो सुपीरियर, खारा पानी कहा जाए तो कैस्पियन, खाली पानी कहा जाए तो कैस्पियन। एक है टांगानिका, एक है टांगानिका। देखिए मैंने यहाँ लिखा है टांगानिका, टांगानिका। मैं इसे पढ़ के इसलिए बता दिया, सबसे लंबी झील है ये। इसकी लंबाई है 660 किलोमीटर, मीठे जल की सबसे लंबी नदी।
सबसे लंबी झील। सबसे लंबी झील पतला है 660 किलोमीटर, दूसरी सबसे बड़ी जो है वो 1436 है। मैंने ऐसा क्यों कहा? सबसे मीठे जो है वो 660 किलोमीटर और दूसरी सबसे बड़ी, ये क्यों मैंने लिखा है? तो ये टांगानिका जो है दूसरी सबसे बड़ी झील है। हनीमून लेक टिटिकाका झील को बोला जाता है, याद रखिएगा। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर कौन कौन से हैं? तो एवरेस्ट तो सबसे नंबर 1 में है, नेपाल में है, 8850 मीटर। एवरेस्ट के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ा है। K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ये भारत का है। देखिए प्रश्न आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट मत नाम लीजिएगा, एवरेस्ट नेपाल में है, भारत में नहीं है। भारत में 2 नंबर पर जो है K2 है, जो कि भारत में है 8611 मीटर। कंचनजंगा नेपाल और भारत दोनों में है 8598। नंगा जो है, नंगा मैंने भारत गलती लिखी, नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जो है वो कहाँ है? भारत में है 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है। पाकिस्तान में देखिए कौन कौन से हैं? ग्लेशियर ब्रह्म, राकापोशी और तीरचमीर। नामो थोड़ा अजीब अजीब है, जैसा पाकिस्तान देश अजीब है नाम भी अजीब है, तो इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कभी कोई प्रश्न आ जाएगा, 4 को दे देगा, 5वां जो है वो उर्दू नाम दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा पाकिस्तान में नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, ग्लेशियर ब्रह्म मार दीजिएगा, अंग्रेजी नाम है तो पाकिस्तान में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लेशियर ब्रह्म, राकापोशी और तीरचमीर ये तीनों पाकिस्तान में है। तो दोस्तों ये खत्म हुआ 10वां दिन, और 10वें दिन में देखिए कितना कुछ हमने पढ़ लिया। विश्व भूगोल ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन भूगोल में बहुत कुछ है, बहुत भूगोल एक लंबा है। 3 ही चीज़ तो रीड है, इतिहास, भूगोल और नागरिक, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। लूसेंट के ये जो है रीढ़ की हड्डियां हैं, इनको तोड़ दिया, कहानी खत्म। अभी हम लोग इतिहास तोड़ चुके हैं, भूगोल आधा तोड़ चुके हैं, आधा बचा हुआ खत्म कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा जो है पूरा समाप्त होगा। तो ये 10 पेज 9 पेज का हमारा ये नोट्स था, इतना इम्पोर्टेंट नोट्स था। ये हम लोगों ने देखा, देखिए यहाँ से शुरू हुआ था, ये सब हमने जो है ये 1 घंटे 35 मिनट का वीडियो, सबसे लंबा वीडियो। आप लोग देखिएगा, आराम से नोट्स बनाइएगा, मेहनत तो करना होगा दोस्त। अब इसमें भी आप लोग कहेंगे जल्दी जल्दी कीजिए, डेली डेली लाइए, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप केवल वीडियो नहीं देखना, आपको बनाना है नोट्स, थोड़ा काम करना है इस पर, तभी जाके देखिए 100 सुनार का 1 लुहार का, 1 लुहार का 100 सुनार का, आपको काम करना होगा तभी। नहीं तो ज़िंदगी भर लूसेंटे पढ़ते रह जाइएगा, याद भी नहीं होगा, लूसेंट आपके सामने पहाड़ रहेगा, कुछ नहीं है। आप जब बनाइएगा तो आराम से 300-400 पेज का नोट्स आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। और लूसेंट को कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो 900 पेज का नोट्स बन जाएगा, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितने लोगों का इससे भला होगा। तो दोस्तों में शेयर, वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर नहीं हो रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, लोगों को बताइए लूसेंट पढ़ना कितना आसान है। थैंक यू वेरी मच। अब काफ़ी थक गया मैं, और रात को मैं शुरू करूँगा स्पेक्ट्रम, और हो सकता है स्पेक्ट्रम का वीडियो कल तो मेरी शिफ्ट है, कल मैं लिखूंगा, रात को रिकॉर्ड करूंगा, तो कल रात तक हो सकता है आए, या परसों मॉर्निंग में आए स्पेक्ट्रम का वीडियो। कल रात को आ जाएगा, ज़्यादातर चांसेस है। फिर भी आप लोग प्रयास करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।